आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये हम पढ़ने वाले जीएस 2.0 जो रामबाण बैच हम नया बना रहे हैं उसका कंटेंट। और ये आपको अभी कहीं भी नहीं मिलने वाला है, एकदम फ्रेशली मेड कंटेंट है। और जब आप इसको देखेंगे उसके बाद मैं आज चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को कि कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके देखिएगा, आपसे सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूज स्विफ्टली होते जाएंगे। और आप देखेंगे कि मैंने किस तरह से इनकॉर्पोरेट किया है। मैंने एनसीईआरटीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया है, पीवाईक्यूज को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। जब आप देखेंगे तो आपको फील आएगी एक कि भैया अंदर से एक तो कहानियों के माध्यम से मैं सारे का सारा क्लास के अंदर याद करवा दूंगा। दूसरा मैं कंप्लीटली आज बता रहा हूं कि इसका भी रिपीट टेलीकास्ट नहीं होने वाला है और ये स्ट्रिक्टली है, जैसे ही ये लाइव खत्म होगा तुरंत इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। 1 मिनट के लिए भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगी ये वीडियो। जी हां, उसका कारण यही है कि ये हमारा 2.0 बैच के अंदर आने वाला है जो बहुत जल्द हम रिलीज करने वाला है। ये तो कुछ कुछ झलकियां हैं, जब आप देखेंगे पूरे के पूरे बैच को तो आपको समझ में आएगा कि भैया इससे बाहर एक सवाल नहीं फंसेगा और वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। हमने वो चीज कर रहे हैं इसके अंदर जो आज तक कोई नहीं कर पाया। लोग बोलते थे कि जीके के क्वेश्चन फंसते नहीं एग्जाम में, जीके तो बस ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लो, जो आ गया तुम्हारी किस्मत है। लेकिन अब वो किस्मत को हम बदलेंगे क्योंकि हमने जो इसके अंदर डाला है ना कंटेंट, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदर से आएगा कि भाई आज मुझे कॉन्फिडेंस आया, आज किसी ने पढ़ाया, आज किसी ने अच्छे से लिंक करके सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, सही सीक्वेंस में पढ़ा दिया है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। ये जितना भी कंटेंट आपको अभी दिख रहा है ये आज हिंदी में भी दिखाऊंगा मैं पूरे का पूरा और इंग्लिश में भी। हिंदी वालों को भी दिखा देते हैं ताकि उनको भी ये ना लगे कि भैया हिंदी में नहीं रहेगा। ये देखिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी आज दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि ये क्लास दोबारा नहीं आने वाली है। तो जल्दी से जितने भी लोग हो इसको शेयर जरूर कर देना। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आज आपने इस क्लास में लाइव यहां पे 1000 लाइक दिए तो मैं क्या करूंगा, नोट्स बनाने के लिए, आपको कोई नोट्स अभी बनाने नहीं है, आपको अगर नोट्स बनाने होंगे इसके तो 2 घंटे के लिए हम ये पूरे का पूरा हमारे एप्लीकेशन है वहां पे इसकी पीडीएफ डालेंगे। वहां जाके आप ऐप के अंदर डाउनलोड करके अपने नोट्स बना पाएंगे क्योंकि ये जीएस 2.0 का कंटेंट है सारे का सारा भाई मेरे, एकदम न्यू कंटेंट है, ये कहीं और मिलेगा ही नहीं। इसीलिए बोल रहा हूं। और अपना खुद से बनाने बैठोगे तो इतना समय खराब हो जाएगा कि पूछिए मत, क्योंकि मैंने तो भैया इतना ज्यादा इस पर टाइम कंज्यूम किया है कि आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। और हर चीज इंक्लूड की है, आप कहां कहां क्या क्या चीज पढ़ लोगे। और बच्चे बोलते हैं कि लूसेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया किताब। मैं कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं कि उसमें भी दिखा दो ये कंटेंट और पेपर में सवाल आ रखे हैं। कमाल की बात तो ये है कि फिर क्या करोगे, वहां किसके पास जाओगे कि भैया वो लाल किताब हमने पढ़ी थी, हमने पीली किताब पढ़ी थी, वहां से क्वेश्चन नहीं आया, यहां मेरे पास आके बात तो करोगे कम से कम। तो वही चीज है कि अगर आपने इसमें 1000 से ज्यादा लाइक दिए और शेयर किए तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है जीवी कक्षा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे, इसके फ्री सेक्शन में मैं डलवा दूंगा इसकी पीडीएफ 2 घंटे के लिए ताकि आप उसके नोट्स बना पाएं। जी हां, उसको केवल ऐप में देख पाएंगे और नोट्स बना पाएंगे, 2 घंटे में आराम से बन जाएंगे। अभी आप सिर्फ वीडियो को देखिएगा जितने भी लोग हो। और दूसरी बात यह है कि ये कैसे आपको इंफॉर्मेशन पता लगेगी, ये मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है भाई। तो ये जो क्लास है ये बहुत जबरदस्त क्लास है, इसको आप मिस करना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पेड स्टूडेंट्स के लिए है और उनको भी अभी मिलनी है, अभी तो वहां भी नहीं डाला है पूरे का पूरा कंटेंट। तो इसलिए टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एप्लीकेशन का भी। तो ये दोनों डाल के रखो। अब आने वाले समय में चाहे वो एमटीएस आ रहा है, चाहे सीजीएल आ रहा है, कोई भी एग्जाम आ रहा है, हर एग्जाम में तुम्हारी हेल्प केवल और केवल जीवी कक्षा करने वाली है और वो भी जीएस के अंदर। ये मेरा दावा है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पिछली बार 18 सवाल आए थे, इस बार टारगेट है 22 से 23 सवाल हमारे कंटेंट से फंसे। आइए शुरुआत करते हैं आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इसमें पूरा ये 2 से 2.5 घंटे सेशन चलेगा और बहुत यूनिक सेशन चलेगा, तो आपको खुद ही समझ में चीजें आती जाएंगी। आप देखिए कि 1885 के अंदर क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत की जाती है, फॉर्म की जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि आखिर क्या जरूरत पड़ी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने की। और सबसे बड़ी तो इसके अंदर दिक्कत यह है कि इसके अंदर एक अंग्रेज को शामिल कर लिया भाई मेरे। एक अंग्रेज से फीता कटवाई चल रही है ना, इससे भाई फीता कटवाई चल रही है, इसको अंग्रेज को शामिल कर लिया। तो ऐसा क्या चल रहा है, हमारे क्रांतिकारी ये कर क्या रहे थे, क्या चल रहा था इनके दिमाग में भाई मेरे। तो उसका इलाज ये है भाई कि एक्चुअली में इससे पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, लेकिन वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस वो करिश्मा नहीं कर पाई जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करके दिखाया। और ये सबसे लंबे समय तक आखिर तक टिकी भी रही। उसका प्रिंसिपल ये था कि ये लोग क्या चाह रहे थे कि अंग्रेजों को किसी तरीके से यहां पे एक लालच होता है ना, पनीर का टुकड़ा दिखाया और बुलाया वाली बात, कि एक तरह से सम्मिलित कर लिया जाए और उनको ये बोला जाए कि भैया हम तो आपके हेल्पर हैं, हम यहां पे एक एजुकेटेड सेक्शन जो है
हम आपकी हेल्प करेंगे। जो नीचे वाला सेक्शन है इस पूरे के पूरे देश में, उनसे कम्युनिकेट करने में आपके साथ वो डायरेक्ट टच फील नहीं करते, हमारे साथ करते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके हेल्प के तौर पे यहाँ पे आ रहे हैं। तो अंग्रेजों को ये फील करवाया जा रहा है और अंग्रेज भी खुश हैं कि अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। हम वैसे भी उनको समझा समझा के थक गए हैं, वो कभी हमें मारते हैं, कभी पीटते हैं, है ना, कभी कोई प्रोटेस्ट करते हैं। तो इन लोगों को बीच में रखते हैं और अपना काम हो जाएगा। अंग्रेज अपनी चाल पे हैं, भारतीय अपनी चाल पे हैं। अब चेक एंड मेट का गेम है सारे का सारा। तो इसलिए 1885 में भारत के ही कुछ चुनिंदा जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं हालांकि, एक कॉन्फ्रेंस ही करते हैं जिसके अंदर टोटल 72 डेलीगेट्स आते हैं। आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि भैया किससे बात की जाए। तो उनके दिमाग में एक मशवरा ये आता है कि एओ ह्यूम जो है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, इस आदमी से बात की जाए। अभी हिंदी में भी दिखाऊंगा सारे का सारा कंटेंट, घबराना नहीं है, हिंदी वाले बच्चों ने, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से बात की जाती है कि भैया हम ऐसे ऐसे एक पूरी की पूरा संगठन बनाना चाहते हैं कांग्रेस का। तो वो अग्री कर जाता है और वो किससे बात करता है भाई जाके, वो करता है डफरिन से। यानी कि उस टाइम का वाइसरॉय कौन है, लॉर्ड डफरिन है। लॉर्ड तो छोड़िए, बस डफरिन है, डफर साहब है। इतना डफर है कि इसने कांग्रेस बनवा दी, यहां से आपको याद रहेगा कि भैया डफरिन है। तो अब यहां पे पूरी की पूरी सलाह मशविरा हो जाता है। इनके पास जा कौन रहा है, इनके पास जा रहे हैं दादा भाई नौरोजी, दिनशॉ अडुल्जी वाचा। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं यहां पे जो धीरे धीरे आगे चल के और इंट्रोड्यूस होंगे, बट मेन कैरेक्टर्स मैंने बता दिया। जो दो लोग भारतीय जा रहे हैं, ये एक पारसी है ना। तो यहां से भी आपको अंदाजा होगा कि सिर्फ यहां पे भारत के लोग ही नहीं है, और भी लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो, पारसी हो, सिख हो, सभी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन यहां पे दिया है। तो इन्होंने क्या किया, एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसका नाम रख दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब पहले तो इन लोगों ने सोचा था कि कहां पे इसकी कॉन्फ्रेंस रखते हैं, पुणे में रखते हैं। लेकिन समस्या क्या हुई कि उस टाइम पे कोलरा फैल रखा था, हैजे की बीमारी फैल रखी थी, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इस वजह से इन्होंने क्या किया, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे के अंदर वहां पे कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहां इसकी स्थापना की। तो सीधा सवाल पेपर में यही आएगा कि कहां पे इसका पहला सेशन हुआ और कहां पे इसकी फॉर्मेशन हुई, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है फाउंडर कौन है, एओ ह्यूम है, जो कि एक ब्रिटिशर है। जबकि इंडियंस के नाम में अगर बोला जाएगा तो दादा भाई नौरोजी और इडुलजी वाचा का नाम जो है सबसे ऊपर आता है। तो इनको ध्यान रखना है। वाइस रॉय मैं बता ही चुका हूं, डफर साहब है, यानी कि डफरिन है। और ऑब्जेक्टिव क्या था कि बीच में एक एजुकेटेड इंडियन क्लास को डाल दिया जाए, ताकि क्या होगा, ये इधर गोरा है, अंग्रेज है ना, गोरा, और इधर ये है भारतीय जो एजुकेटेड है, एजुकेटेड लिख देता हूं। तो ये इनसे बात करेंगे, ये आगे किससे बात करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं थी, स्टूडेंट्स भी वैसे नहीं थे, है ना, टीचर भी वैसे नहीं थे, रिसोर्सेज भी वैसे नहीं थे, ना फंड्स दिए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो कहने का मतलब है कि सिस्टम वैसा नहीं था। और आप देखिए कि ये जितने भी लोग यहाँ पे कांग्रेस के अंदर आएंगे, ये थोड़े अपर क्लास के लोग हैं और बाहर से पढ़ लिख कर आ रखे हैं। तो इनको एक समझ है, इनके अंदर एक पुनर्जागरण हो रखा है। तो इस वजह से ये चीज ये कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा सर्किट बनाने के लिए कांग्रेस भी इसके अंदर रेडी होती है। तो ऑब्जेक्टिव भी मैंने बता दिया। अब पेपर में एक क्वेश्चन आ रखा था कि भैया पहला जो सेशन हुआ था उसके अंदर कितने लोगों ने भाग लिया था, तो कितने डेलीगेट्स थे भैया, ये सीधा सवाल आ रखा था। 72 डेलीगेट्स थे। और कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या उसमें कोई विमेन भी थी। जी नहीं, कोई भी लेडी नहीं थी पहले सेशन के अंदर। इसमें केवल और केवल ज्यादातर जो मात्रा थी वो लॉयर्स की थी, क्योंकि सारा कानून का गेम है यहाँ पे। और लॉयर्स देखिए कि आज भी देखिए कि कानून के ज्ञाता लॉयर्स ही होते हैं एक तरह से। तो जो लॉयर्स हैं वही पूरे देश को कैसे चलाना है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, क्या क्या हमारी पॉलिसीज होनी चाहिए, कैसे हम ब्रिटिशर से कोप अप कर सकते हैं, ये सब चीजें जो है ना, ये लॉयर्स की एक पूरी की पूरी क्लास जो है लेके आ रही है। आप कितने किसी भी नाम को, चाहे महात्मा गांधी हो गया, नेहरू साहब हो गया, किसी को भी ले लीजिए, सबने लॉ में कुछ ना कुछ कर रखा है ना, सारा खेल वहीं पे चल रहा है। और जो दूसरा सेशन है, सेकंड सेशन है, उसके अंदर 434 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये आ चुका है, ये कभी भी आ सकता है सेकंड वाला, तो आपको ये भी मार्क करके रखना है। एक और खास बात की, जो इडुलजी वाचा है, इनको नाइटहुड का टाइटल भी कब मिला था, 1917 में। अंग्रेज जो है, जो उनको लगता था कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, तो चलो इसको भी एक टाइटल दे देते हैं ना। हर आदमी को ये अंग्रेज कोई ना कोई टाइटल देते थे। तो ये नाइटहुड का टाइटल 1917 में किसको दे रखा था, इडुलजी वाचा को। और यही जो नाइटहुड का टाइटल है, ये इन लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर को भी दिया था। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम पूरे का पूरा क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, जब जनरल ऑडवर्ड डायर का केस बनता है ना, वो जलियांवाला बाग कांड होता है, तो इस वजह से जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है अपना ये नाइटहुड का टाइटल त्याग देते हैं। तो वो सब हम वहां पे पढ़ेंगे। अभी इस जगह पे पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, हम अलग अलग तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने हिंदी में कंप्लीट लिख दिया। जितने भी हिंदी के बच्चे, उनको नोट्स बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी, एक एक नोट आप हिंदी में बना पाएंगे। और यहाँ भी पूरा बता दिया कि 72 प्रतिनिधि पहले सेशन में थे, 400
434 दूसरे में थे, और किस किस ने इसको फॉर्म किया, कहाँ कहाँ पे हुआ, डफरिन है वाइसरॉय उस टाइम पे, उद्देश्य क्या था, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो हिंदी वालों को भी कोई समस्या नहीं आएगी, मैंने बता ही दिया। अगर आपने 1000 से ज़्यादा लाइक दिए तो एक मोटिवेशन हमारा भी बना रहेगा, और मैं वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर आपको कुछ समय के लिए ये पीडीएफ को ऑन कर दूंगा ताकि आप उसको नोट्स को बना पाएं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं कांग्रेस के ऊपर। देखिए कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि इतनी सी चीज कांग्रेस के बारे में पूछ लेगा। कुछ लोग को ये वहम है कि कांग्रेस के बारे में सिर्फ इतने ही सवाल पूछेगा। जी नहीं, लगभग 100-150 सवाल कांग्रेस के ऊपर आ रखे हैं। जब आप पिछले कुछ सालों के पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, है ना। आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर किताब को जाके मत देख लेना, क्योंकि वो क्या करते हैं किताब वाले, जो कांग्रेस के सवाल है मान लो उन्होंने 80 डाल दी एक जगह पे, लेकिन वो बाकी की चीजें मिसलेनियस में उठा के डाल देंगे। उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो लोग भी इतनी मेहनत नहीं करते हैं। हम टीचर हैं तो हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है कि वो चीज मिसलेनियस में नहीं आएगी, ये तो कांग्रेस के सेशन की है, तो कांग्रेस वाला यहां पे आना चाहिए। तो 150 सवाल के आसपास जिस कंटेंट से आ रखे हैं, वो कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट होगा वो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, क्योंकि जब कांग्रेस बनी तो यहाँ पे देखिए कि आप देखो एक्सट्रीमिस्ट लोग भी हैं, लेफ्टिस्ट लोग भी हैं, राइटिस्ट लोग भी हैं ना, नरम दल गरम दल हर तरह के लोग हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कि उस टाइम पे जैसे एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं, जो गर्म खून के व्यक्ति हैं, लाल बाल पाल की बात करेंगे हम यहाँ पे। फिर जो एक तरह से मॉडरेट्स लोग हैं तो गोखले साहब की बात करने लग जाते हैं हम लोग, है ना। तो कहने का मतलब है कि सब ने अपनी अपनी एक थ्योरी दी। कोई कुछ कह रहा था कि ये कांग्रेस ऐसी है, कोई कह रहा था वैसी है, कोई लांछन लगा रहा था, कोई कुछ लगा रहा था, कोई कह रहा था भैया कि ये तो इन्होंने बहुत गलत कर दिया, इन्होंने तो अंग्रेजों के वहां जाके ही उन्हीं से फीता कटाई करवा ली, ये तो अंग्रेजों के चमचे हैं। लेकिन वहीं पे ही गोखले साहब ने एक थ्योरी का आविष्कार करते हुए लोगों को बताया कि भैया हमने जो काम किया है, हमने लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी पे काम किया है, जिसको नेशनलिस्ट थ्योरी भी कहा जा सकता है। आप सोचेंगे कि ये कैसी थ्योरी है। आप देखिए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था, उसने एक आविष्कार किया था वो कंडक्टर वाला। जब पतंग उड़ाई थी तो ऊपर की बिजली जब चमकती है तो आप देखो, मेरे को खुद सिंपल सा लॉजिक मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जब बिजली चमकेगी तो वो कंडक्टर से पास करेगी या फिर एक ऐसे इंसुलेटर से, जैसे मान लो रबड़ लगा दी जाए, तो क्या वो रबड़ से पास कर सकती? कभी भी नहीं कर सकते। रबड़ क्या करेगी? उसको रोकने की कोशिश करेगी। सेम थ्योरी पे इन्होंने काम किया। इन्होंने बोला कि अगर हमने ब्रिटिशर को इन्वॉल्व ना किया होता, अगर हमने सिर्फ भारतीयों ने ही इस पार्टी को बना दिया होता, तो ब्रिटिशर्स ने तुरंत हमें क्रश कर दिया होता और वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। हमें तो सेंध लगानी है, जैसे वो लोग यहां भारत में आके दीमक की तरह चिमके, अब हम उनके साथ वही खेल खेलेंगे। तो इस वजह से यहां पे ब्रिटिशर्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी था, ताकि उनसे एक फीता कटवाई हो जाए कि कांग्रेस को कोई रद्द ना कर पाए। कांग्रेस है तो मतलब भारतीय है, ऐसा होना चाहिए, एक स्टैंप लग जानी चाहिए। तो इस वजह से इन्होंने यही बोला कि इफ इंडियंस हैव स्टार्टेड, ब्रिटिश वुड हैव डेफिनेटली सप्रेस्ड इट। यानी कि अगर भारतीयों ने स्टार्ट किया होता तो अंग्रेजों ने उसको तुरंत दबा दिया होता। इसलिए हमने लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी पे काम किया, जिसको नेशनलिस्ट थ्योरी कहते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट थी गोखले साहब की। जी हां, सीधा पेपर में सवाल आएगा कि लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी किसने दी, तो आप बोलेंगे जी के गोखले साहब ने दी, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर वहीं पे सेफ्टी वाल थ्योरी की बातें कौन कर रहा है यहाँ पे? ये है लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल। ये 3 एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं जो गर्म खून के रहे हैं, और उन्हीं में से एक है लाला लाजपत राय। तिलक साहब की बात आगे करेंगे, जब आएगी उनकी बात तब करेंगे। लेकिन अभी लाला लाजपत राय कांग्रेस के बारे में क्या बोल रहे हैं? ये अपना पहली बार इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेफ्टी वॉल थ्योरी का। ये है क्या वो भी मैं बताता हूं अभी आपको। सेफ्टी वॉल थ्योरी का ये अपने एक न्यूज़पेपर के अंदर, यंग इंडिया न्यूज़पेपर के अंदर, है ना, एक न्यूज़पेपर है यंग इंडिया न्यूज़पेपर, उसके अंदर लाइटनिंग सेफ्टी वॉल थ्योरी की बात कर रहे हैं कि भैया ये जो चीज हुई है सेफ्टी वॉल थ्योरी के ऊपर आधारित हुई है। अब आप सोचेंगे कि क्या होता है। आपने कभी गैस चूल्हा देखा है? गैस चूल्हा के ऊपर जब आप कुकर रखते हैं, कुकर के अंदर मान लीजिए चावल रख दिया, अब क्या होगा कि पानी वगैरह डाल के रख दिया तो भाप बनेगी। भाप बनेगी, जब भाप बहुत तेज हो जाएगी अंदर, तो फिर क्या होगा, एक सीटी लगी होती है ऊपर, वो सीटी ऊपर उठती है और वो जो प्रेशर है उसको रिलीज कर देती है, बाहर स्टीम को निकाल देती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से प्रेशर रिलीज हो गया और वो सीटी, अब आप मेरे को बताओ, अगर वो सीटी ना लगी हो ऊपर तो क्या होगा? एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी अंदर की इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कि कुकर फट जाएगा, है ना। तो एक तरह से सेफ्टी का ध्यान रख के ही वो सीटी ऊपर लगाई जाती है। तो यही क्या है, एक तरह से सेफ्टी वाल्व की बात है कि भारतीयों का गुस्सा इतना ना फूट जाए कि वो अंग्रेजों को, सभी भारतीय घुस घुस के मारने लग जाए। वो तो पहले ही मार रहे थे, और आप सोचो अगर हर भारतीय अंग्रेज को जहां देखे उसको वहीं चमाट मारे, तो सोचो क्या हाल हो अंग्रेज वाले का, है ना। गोरा तो अपनी चमड़ी लेके घूम रहा होगा कि अरे भैया कहां जाऊं, कहीं लाल ना हो जाऊंगा, है ना, गोरे से। तो वही वाली कहानी है। इस वजह से उनको लगा कि ये कहीं अच्छी चीज है अंग्रेजों को, एक तरह से, है ना। उन्होंने यही बोला कि ये हम तो एक तरह से सेफ्टी वाल्व की थ्योरी पे काम कर रहे हैं, और इसी का जिक्र किसने किया? लाला लाजपत राय ने किया, सेफ्टी वाल्व थ्योरी के ऊपर, कि कांग्रेस जो बनी है वो सेफ्टी वाल्व थ्योरी के ऊपर बनी है। ठीक है भाई। लेकिन आप समझना, इसी को कंडेम भी किया कुछ लोगों ने। जो मार्क्सिस्ट लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि ये जो सेफ्टी वाल्व की थ्योरी होती है, ये एक तरह से क्या करती है,
जो लोगों के अंदर एंगर है, उसका गुस्सा है, उसको चैनलाइज कर देती है एक्चुअली में, क्योंकि बीच में आपने भारतीयों को ही खड़ा कर दिया। अब भारतीय लोग उनके ऊपर तो हमला करेंगे नहीं, है ना, उनके ऊपर तो गुस्सा इतना दिखा भी नहीं पाएंगे जितना अंग्रेजों के ऊपर दिखाएंगे। तो वो जो शांति कहीं ना कहीं हो जाती है उस चीज़ में, और अंग्रेजों का फायदा यही हो रहा है कि हमें शांति चाहिए, हम अच्छे से राज कर पाएं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने इसको कंडेम्ड भी किया कि भैया इससे लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा, और अगर गुस्सा शांत हुआ तो फिर तो देश आज़ाद नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत समस्या वाली चीज़ है। इस वजह से ये बोला गया कि ये क्या है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इसको कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बोला। वही बात है कि कोई इसके पक्ष में रहेगा, कोई उसके पक्ष में नहीं रहेगा, विरोध में रहेगा, वही कहानी है। तो इसको कुछ लोगों ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना, जो जिसमें से आरपी दत्त एक है, रजनी पामे दत्त, है ना। तो इन्होंने इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोला, यानी दुर्भिसंधि सिद्धांत। आप हिंदी में मैंने सब लिखा हुआ है, आप देख लेना एक बारी, ठीक है। इसके बाद द वेल्थ ड्रेन थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कांग्रेस के ऊपर कि जो वेल्थ ड्रेन की थ्योरी है ये किसने दी। देखो, जब कभी किताब का जिक्र हो जाए कि एक किताब के अंदर किसने लिखा इस थ्योरी को, देखिए कि तब दादा भाई नौरोजी का नाम आ जाएगा। और इनको एक और नाम से जाना जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन। ये सीधा पेपर में बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि ग्रैंड ओल्ड मैन कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी को प्यार से बोला जाता था ये। और इनकी एक किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ये बात ध्यान रखिएगा, जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल है, ये इस किताब के अंदर एक थ्योरी लिखते हैं जिसको ये बोलते हैं कि धन निष्कासन सिद्धांत, या फिर हम बोलेंगे द वेल्थ ट्रेन थ्योरी, जिसके अंदर ये बोलते हैं कि भैया ये जितना भी भारत का पैसा है एक तरह से, वो किसी भी फॉर्म में चाहे हो, है ना, चाहे यहाँ का रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, चाहे यहाँ के सैनिकों को भेज रहे हैं दूसरी जगह पे वर्ल्ड वॉर्स के अंदर, किसी भी तरीके से, वो सब क्या हो रहा है, भारतीयों का रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके खुद अमीर हो रहे हैं। इस थ्योरी का यही कथन था, यानी कि एक तरह से क्या हो गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के ऊपर सारी की सारी कहानी। अगर हम सोचिए कि खुद अपने भारत का रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, आज हमारी इकोनॉमी देखिए कितने नंबर पे पहुंच रखे, तीसरे पे पहुंच रखे, हम कैसे पहुंच रखे, देखिए अभी भी भारत के अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो वही कहानी है कि इन्होंने तो देखिए उस टाइम पे जान लिया, और अंग्रेजों ने तो बहुत एक्सप्लॉइट किया भारत के रिसोर्सेज को भैया। चलिए अगली थ्योरी बोलते हैं ड्रेन थ्योरी। देखो, वो था वेल्थ ड्रेन थ्योरी, जिसको एक किताब में उन्होंने लिखा था अन ब्रिटिश रूल वाले में। लेकिन यहां पे अगर सिर्फ एक नॉर्मल पूछ लिया जाए कि ड्रेन थ्योरी, तो बहुत सारी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि ड्रेन थ्योरी जो है वो गोखले साहब ने दी है। और इस थ्योरी के तहत ये क्या बोल रहे थे कि जितने भी रिसोर्सेज है वो तो भारतीयों को यूज कर रहे हो भाई तुम, लेकिन भारतीयों को नो रिटर्न या फिर मिनिमम रिटर्न दे रहे हो, यानी कि भारतीयों को कुछ मिल ही नहीं रहा। यहाँ का किसान को भी देखिए, आप देखिए कि इंडिगो की जब फसल की शुरुआत हुई थी तो इतनी ज्यादा डाई इस्तेमाल हो रही थी पूरे वर्ल्ड में, इनको डाई की मारामारी हो रही थी, समझो। और इंडिगो की डाई में मान लो कि अगर मैंने पहले भी बताया था कि 1 लाख रुपए की अगर वो डाई बिक रही है तो किसान को कितना मिल रहा है, 2500 रुपए उसमें से सिर्फ। आप समझ सकते हैं कि कितना कम अमाउंट भारतीयों के पास आ रहा है और कितना ह्यूज अमाउंट जो अंग्रेजों के पास जा रहा है। तो वही थ्योरी का इन्होंने बताया कि जो ड्रेन थ्योरी निष्कासन सिद्धांत के बारे में जीके गोखले साहब ने बताया। फिर एक और चीज है, इन्होंने एक और सोसाइटी का भी निर्माण किया था। ये देखिए कि जब आज़ादी होती है या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। आप ये मत समझना कि रातों रात एक ऐसा स्टार आ गया जिसने ये कर दिया वो कर दिया। ये सब बच्चों वाली, बालकों वाली कहानी है। बालकों वाली कहानियों से बाहर आके जब आप असलियत देखेंगे तो जीवन में बहुत ठोकरें हैं, है ना, एक एक ठोकर के बाद इंसान इवॉल्व होता है। तो वही कहानी यहाँ पे भी चल रही है। तो गोखले साहब ने एक और सोसाइटी बनाई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगर कोई पूछ ले तो तुरंत से आप मार्क करने के काबिल रहेंगे। अब मैंने ये वाली चीज आपको बता दी। इसके अलावा एक देखो कि मकौले ने एक थ्योरी दी थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। मैंने पहले भी बताया था कि जो अपना बेंटिक है, बेंटिक साहब ने क्या किया, मकौले के सिद्धांत पे जाके एजुकेशन सिस्टम को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया। अब मकौले का सिद्धांत क्या बोलता है उस टाइम पे कि जो हम एजुकेशन है ना वो केवल और केवल रिच पीपल को देंगे भारत के अंदर। आप समझना, ये क्या बोलता था कि जो सबसे अमीर लोग हैं, सबसे अमीर लोग, इनको हम क्या दे देंगे, एजुकेशन दे देंगे। और उसके बाद यही अमीर लोगों से ये छन के कहां पे पहुंचेगी, मिडल वालों के पास। और फिर ये मिडल वालों से छन के कहां पहुंचेगी, गरीब लोगों के पास। यानी एक तरह से इसने क्या बोला, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दे दी इसने। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर छनना, है ना। ये बोल रहा है कि इतने पैसे हमारे पास है नहीं। अंग्रेज बोल रहे हैं भारतीयों को कि तुमसे हम पैसे ले लेंगे लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पे लगा दें, है ना, कि कल को तुम बड़े बन जाओ। ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हारी एजुकेशन पे सीधा नहीं लगाएंगे, हम केवल ये चंद लोगों को दे देंगे। ये अपने, अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये इनको दे दें, फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये एजुकेशन इनको दे दें, है ना। अगर हम सबको देने लग गए तो नीचे वाले जनता देखिए, अब गरीब जनता तो इतनी ज्यादा है कि भैया ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि इतने को दे दें, और हमारे पास पैसे ही नहीं है।
देखो पैसे ये कहाँ लगा रहे हैं, ये अपने कॉलोनियल रूल स्थापित करने में अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं भारत के रिसोर्सेज का पैसा। तो ये जो है ये किसने दी, मकौले ने दी थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ है, आप देखिए कि अगर कोई यूपीएससी की तैयारी बच्चा करता होगा तो वो एक न्यूज़पेपर पढ़ता होगा द हिंदू के नाम से, है ना। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए ये जो द हिंदू है ये न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने की थी, तो आप क्या बोलेंगे, अब मोस्ट ऑफ द पीपल को शायद पता ही नहीं होगा। देखिए पढ़ते भी हैं, मैंने यहाँ लगा भी दिया है, लेकिन पता ही नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। जी सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। आज भी देखिए कि बहुत ज़्यादा जनता इसको पढ़ती है क्योंकि यूपीएससी लेवल का अपने को पढ़ना होता है और इसमें बहुत अच्छे आर्टिकल्स भी आते हैं। अब इसका कॉम्पिटिटर इंडियन एक्सप्रेस भी आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये सभी जो है ना ये सवाल हैं पेपर के अंदर, कुछ सवाल आ चुके हैं और कुछ आगे आने वाले हैं। मैंने दोनों इंक्लूड कर दिए हैं ना, मेरे को पता है कि ये चीज़ें आ सकती हैं। आप खुद इतना पढ़ने बैठोगे, सर्च करने बैठोगे, रिसर्च नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल आपके लिए नहीं है। और आप देखिए कि खास बात हमारे कंटेंट की क्या है कि मैंने साथ में फोटो लगा दी मकौले की, साथ में मैंने पूरी थ्योरी समझा दी, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दी। तो इससे क्या है कि जल्दी याद होंगी। कुछ कहानियां मैं बता रहा हूं, कुछ ये पिक्चर्स हैं कलरफुल सी, कुछ हमारा जो कंटेंट है कि जिसमें मेरे को जो चीज़ हाईलाइट करनी चाहिए मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। सोसाइटी का नाम हाईलाइट कर दिया, आदमी का नाम हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे भी देखिए हाईलाइट कर दिया, थ्योरी हाईलाइट कर दी। कहने का मतलब कि बच्चे को सीधा सीधा अगर एग्जाम से पहले पढ़ के जाना हो कुछ, तो हमारी इस पीडीएफ को जब देख के पढ़ के जाएगा, सीधा देखेगा ये बस ऐसे पूरा पेज को आप कितनी जल्दी पढ़ पाते हैं ना, यही गेम होती है। और पूरे पेज को हर कोई जल्दी नहीं पढ़ पाता। अगर मैं आज मैंने ये पूरा पढ़ा दिया आपको, अगर अब मैं आपको बोलूं इस पूरे पेज को तुरंत से पढ़ो, तो 30 सेकंड के अंदर अंदर हर बच्चा इस पेज को पढ़ लेगा। आप कोशिश करके देख लो, चाहे आप 30 सेकंड तो छोड़ो, 20 सेकंड के अंदर इस पेज को पढ़ डालोगे। आप बोलोगे कि गोखले साहब ड्रेन थ्योरी, गोखले साहब सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, हिंदू न्यूज़पेपर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, मकौले, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, खत्म। इस तरीके से आप पेज को पढ़ेंगे जब आप हमसे सीखेंगे। तो ये फर्क होता है कि बाकी लोग जो कचरा परोस रहे हैं आप वहां से पढ़िए, नहीं तो है आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ की क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस और उनके प्रेसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं। आप देखिए यहां पे सबसे पहला सेशन 1885 के अंदर होता है और इसी ईयर में कांग्रेस फॉर्म हो रही है। ये मैं पहले ही आप लोग को बता चुका हूं। अब देखो कि हो कहां पर ये मैंने बता दिया, गोकुल तेजपाल स्कूल, जो स्कूल कह रहा हूं कॉलेज है, जो संस्कृत कॉलेज है गोकुल तेजपाल, वहां पे हुआ। लेकिन ये बॉम्बे के अंदर है। अब यहां पे अगर कोई पूछ ले आपसे कि भैया इसका प्रेसिडेंट कौन था पहला, तो आपके दिमाग में हमेशा यही आएगा कि कहीं दादा भाई नौरोजी और इडुलजी वाचा तो नहीं थे, वही तो लोग तो थे जो बनवा रहे थे कांग्रेस को। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जो असली लीडर होते हैं ना वो हमेशा खुद नहीं अपने आप को आगे करते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो फिर तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, है ना, पूरे का पूरा। तो वहां पे उनको सब्र करना पड़ता है। देखिए कि जो अपना नौरोजी साहब हैं, उन्होंने तो अपनी लगभग सारी संपत्ति भारत की आज़ादी में लगा दी। जितना भी उन लोगों ने धन कमा रखा था पूरा का पूरा लगा दिया कि भारत को एक तरह से एक दिशा दे पाए, आंदोलन कर पाए, है ना। तो वहां पे उस टाइम पे बहुत पैसे की जरूरत भी होती थी, है ना। फिर यहां देखिए कि बॉम्बे के अंदर ये लोग प्रेसिडेंट किसको बना रहे हैं, ये बना रहे हैं WC बनर्जी को। यहां पे अगर फोटो देखेंगे तो ये वोमेश चंद्र बनर्जी हैं। ये कौन बन रहे हैं, ये पहले जो है प्रेसिडेंट बन रहे हैं INC के। INC बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखो कि समझना इस चीज को, यहां पे एक कहानी है, बहुत ट्विस्टी कहानी है। जब आप अगले बंदों को भी पढ़ेंगे ना, ये चार जो है ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 85, 86, 87, 88, ये 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं इन चारों सालों की बात। 85 के बाद 86 में दूसरे कौन बन रहे हैं, अब बन रहे हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी बन रहे हैं यहां पे। और ये 3 बार बनते हैं, सिर्फ एक बार नहीं बनते हैं। ये 86 में भी बनते हैं, फिर 93 में भी बनते हैं, फिर 1906 में भी बनते हैं। ठीक है, 1906 का वही समय था जब 1905 के अंदर कर्जन ने बंगाल को डिवाइड कर दिया था। तो उस से 1 साल बाद की बात है, 1906 में फिर से बन रहे हैं दादा भाई। तो कहने का मतलब है कि 1886 का जो सेशन है वो कलकत्ता में रखा गया, 93 का रखा गया लाहौर में, लेकिन 1906 का वापस से कलकत्ता में रखा गया। तो ये आपको याद रहेगा, कलकत्ता और बीच में होगा लाहौर। समझ गए। तो ये 3 सेशन में कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। अब 87 में देखिए कि कौन है, 87 में कौन है, मद्रास के अंदर इसका होता है 87 सेशन। कहां पे रखा जाता है, मद्रास के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और यहां पे कौन बन रहे हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बन रहे हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। दादा भाई की बात होगी, बदरुद्दीन साहब की बात होगी। अब देखिए कि 88 में कौन बन रहे हैं, 88 में इलाहाबाद के अंदर एक सेशन रखा जाता है जहां पे कौन बन रहे हैं, जॉर्ज यूल बन रहे हैं। तो ये है जॉर्ज यूल। अब आप सोचेंगे कि क्या खास बात है इस चीज के अंदर, ये सेकंड हो गए, ये थर्ड हो गए और ये फोर्थ हो गए, और ये
4 के 4 पेपर के अंदर डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आप सोचेंगे कि क्या खास बात है, आप समझना कि कांग्रेस की जो पॉलिसी है, कांग्रेस की जो दिशा है ना, यहीं से हमें समझ में आएगी कि उस टाइम पे वो अकेले नहीं चल रहे हैं, वो सभी को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखो पहले WC बनर्जी बने तो ये कौन है, हिंदू हैं एक। फिर उसके बाद जो कलकत्ता के अंदर बन रहे हैं वो नौरोजी साहब बन रहे हैं, तो ये क्या है, एक पारसी है। उसके बाद मद्रास के अंदर बदरुद्दीन तैयब जी बन रहे हैं जो कि एक मुस्लिम है। उसके बाद 88 में कौन बन रहे, जॉर्ज जूल साहब बन रहे हैं, ये क्या है, ये एक नॉन इंडियन है। तो कहने का मतलब है कि सभी को साथ लेके चल रहे हैं। अभी ऐसा नहीं किया कि केवल और केवल हिंदू आदमी बन रहा है, या केवल और केवल मुस्लिम आदमी बन रहा है, या पारसी बार बार बन रहा है, या फिर अंग्रेज बार बार बन रहा है। ऐसा नहीं किया, एक पॉलिसी को अपनाया ताकि कोई ब्रिटिशर भी ये ना बोले कि हर बार भैया मैं ही हेड बनूंगा, है ना। हर बार कोई हिंदू अपनी चौड़ में ना बोल दे, कोई मुस्लिम अपने उसमें ना बोल दे, हम में बोल दे कि मैं बनूंगा, है ना। ऐसा नहीं करने दिया, सब बने। इससे क्या है कि यूनिटी की फीलिंग है कि नहीं ये हम सबकी पार्टी है, यानी कि हर एक हेड बनाया जो कि पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। मुस्लिम्स को ये करेंगे रिप्रेजेंट, पारसीज को ये करेंगे, हिंदूज को ये करेंगे। इससे क्या है कि इससे एक यूनिटी की फीलिंग आती है पार्टी के अंदर कि ये हम सबकी पार्टी है, तो वो बहुत आगे तक जाते हैं। अगर आप अकेले चलने की कोशिश करेंगे तो काफिला नहीं मिल पाएगा और फिर आप कहीं ना कहीं काफिले से अलग हो जाएंगे। ठीक है भाई। और यहीं से मैंने देखिए 4 सवाल भी आप पूरे के पूरे बता दिए। पहला हिंदू पूछ ले, पहला पारसी पूछ ले, पहला मुस्लिम पूछ ले, पहला नॉन इंडियन पूछ ले। तो सीधा सीधा देखो यहाँ पे हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया, कोई समस्या आपको आनी नहीं चाहिए। पेपर के अंदर डायरेक्ट सवाल हैं ये 4 के 4। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है 1889 की बात अब हो रही है। अब 1889 में एक ना कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है ब्रिटिश कमेटी। ठीक है, ये कौन बना रहा है, INC ही इसको बना रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही क्या कर रही है, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वही इस कमेटी को निर्माण कर रही है, ब्रिटिश समिति का निर्माण कर रही है। अब देखिए कि इनका मानना क्या था कि हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं लंदन के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा कि वहां के जो लोग हैं वो अपनी अपनी ओपिनियन देंगे, अपना अपना इनपुट देंगे। क्योंकि लंदन और आप समझो इंडिया एकदम से डायरेक्ट कनेक्शन में है। जो गवर्नमेंट लंदन में बन रही है, अब वहां भी लेफ्ट विंग राइट विंग है, तो यहाँ वहां पे कौन बन रहा है, ये इस बात का पूरा डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, भारत पे पड़ रहा है। कि वहां पे अगर थोड़ा सा एक लीनियंट व्यक्ति बन रहा है तो भारत में भी लीनियंसी रहेगी, वहां कोई कट्टर बन गया तो यहां भी कट्टरता दर्शाएगा वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वहां पे लंदन में एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना जिसका नाम उन्होंने ब्रिटिश कमेटी रख दिया है ना एक तरह से। तो ये हुआ 1889 के अंदर। डायरेक्ट कभी भी पूछा जा सकता है, ये अभी तक नहीं पूछा गया तो पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद इसी कमेटी का, ब्रिटिश कमेटी का ही प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, विलियम वेडरबर्न को। ठीक है, ये वो व्यक्ति था जिसने शुरुआत में जब कांग्रेस बन रही थी तो उसके फाउंडेशन में भी हेल्प की थी। बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने भी हेल्प की थी, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। वो किसी एक आदमी का काम नहीं था कांग्रेस को बनाना। मैंने बोला ना 72 डेलीगेट्स मिले थे, तो सबको याद रखना मुश्किल है। मेन हमने कर लिए। यहाँ पे वेडरबर्न साहब जो है ये भी फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। तो ये प्रेसिडेंट किसके बने, ब्रिटिश कमेटी के बने, जो कि लंदन में बनी। फिर सेक्रेटरी की बात करते हैं तो विलियम डिगबाय, ये है विलियम डिगबाय। ठीक है, ये वेडरबर्न हो गया, ये विलियम डिगबाय हो गया। तो ये सेक्रेटरी था। उसके बाद अगर हम बोलें कि जो विमेन का पार्टिसिपेशन है, कि विमेन का पार्टिसिपेशन पहली बार कांग्रेस के अंदर कब हुआ, मैंने पहले ही आपको बताया था कि शुरुआत में ना विमेन थी वहां पे, ना ही कोई दूसरा सेक्शन था, मेनली लॉयर्स ही थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे हर किसी को इंक्लूसिविटी मिली। अब यहाँ पे देखिए कि जो औरतें पढ़ी लिखी थी, आप समझना यहाँ पे पंडिता रमाबाई है ना, कादम्बिनी गांगुली। अब ये कादम्बिनी गांगुली जो है 1890 के अंदर ये विमेन जो है पहली ऐसी थी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रही हैं। ये 1889 की बातें हो रही हैं, जबकि 1890 में ये हुई है ग्रेजुएट। इसका मतलब पढ़ लिखाई कर रही थी उस टाइम पे, पढ़ाई लिखाई। तो इस वजह से इनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया। फिर जो है नेक्स्ट है स्वर्णा कुमारी देवी, ये रविंद्रनाथ टैगोर की सिस्टर है। तो कहने का मतलब है कि पहली बार ऐसा हुआ 1889 के अंदर ही कि विमेन का पार्टिसिपेशन भी कांग्रेस के अंदर देखा गया। समझ रहे हैं इस चीज को। नीत और मैं एक चीज बताता हूं आपको कि उस टाइम पे मैंने देखा है कि जो बंगाल था, बंगाल को अंग्रेजों ने इस कदर डेवलप कर दिया था और वहां पे यूनिवर्सिटी कल्चर, एजुकेशन इतनी ज्यादा कर दी थी। इसीलिए हम आज भी बोलते हैं कि बंगाल के लोग जो हैं बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। आप देखिए कि बंगाल के लोग आज भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। हम भी देखते हैं जब, तो मेरे को बहुत सारे जो बंगाल के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ना कुछ कॉल पे कुछ ना कुछ क्वेरी लेके आते हैं, है ना। तो एक कनेक्शन सा बिल्ड हमारा भी वहां पे हो गया, बंगालीज के साथ अच्छा खासा अपना कनेक्शन बिल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोग शायद मुझसे ज्यादा बहुत ज्यादा कनेक्ट फील कर पाते हैं। तो मैंने पिछले
2-3 साल में देखा कि बहुत सारी हमारी ऑडियंस जैसे वहाँ से आ रही है और बहुत इंटेलेक्चुअल भी है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें पूछते हैं कई बार, है ना, कि हमें भी लगता है कि हाँ ये कुछ इसने क्रीम चीज़ पूछी है, अच्छी चीज़ पूछी है। तो बंगाल के अंदर ये चीज़ ना पहले से ही क्यों आई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी ही बंगाल को बनाया था, समझ रहे हो, उसी को डेवलप किया था शुरू में। इस वजह से आप देखिए कि मैक्सिमम लोग उस टाइम पे जो पढ़े लिखे भी निकल रहे हैं यहाँ बंगाल से ही निकल रहे हैं, या फिर वो निकल रहे हैं जो विदेशों में जा रहे हैं। तो दो चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है भाई, तो ये मैंने पूरा इंग्लिश हिंदी में ये भी बता दिया। इस स्लाइड को अब आपको तुरंत याद हो जाएगी कि विमेन का पहला पार्टिसिपेशन कब हुआ था, है ना, ब्रिटिश कमेटी के हेड कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी तुरंत याद हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं 1890 की। 1890 में क्या हो रहा है कि कांग्रेस फिर से क्या डिसाइड कर रही है यहाँ पे। एक तो 1889 में एक कमेटी बनी थी कि लंदन में कुछ बनाएंगे। अब लंदन में वो कमेटी बना तो दी, लेकिन अब इन्होंने सोचा कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हमें लंदन में भी करना चाहिए जब वहां पे कमेटी बना रहे हैं तो। लेकिन होता क्या है कि 1892 में इन्होंने सोचा था कि बनाएंगे एक सेशन वहां पे लंदन में जाके एक सेशन करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। उसका कारण ये था कि 1891 के अंदर दोस्त ब्रिटेन में इलेक्शन हो रहे थे, तो उस वजह से ये कहीं ना कहीं चीज़ें सप्रेस हो जाती और वो पोस्टपोन हो गई और वो हुई ही नहीं एक तरह से, यानी कि लंदन में जाके ये नहीं हो पाया, है ना। उसके बाद क्या होता है, 1905 की बात आती है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इस पूरे के पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिजाइड करते हैं, यानी कि इसके प्रेसिडेंट बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं, बनारस के अंदर। ठीक है भाई, बनारस के अंदर। यहाँ पे जो है गोपाल कृष्ण गोखले ये बोलते हैं अब हम स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, 1905 के अंदर ये बोल रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट की प्रोक्लामेशन होती है, यानी कि घोषणा कर देते हैं, आधिकारिक घोषणा कर देते हैं। फिर इसके बाद 1906 का जो सेशन आता है, ये सीधा देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि 1905 में सेशन कहाँ रखा गया, आपको याद होना चाहिए बनारस में रखा गया। 1905 में किसने प्रिजाइड किया, आपको याद होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। 1905 में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या प्रोक्लेम किया, तो हमें पता होना चाहिए कि स्वदेशी मूवमेंट। इस तरह से जैसे मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ ये 3 पॉइंट, तो ऐसे ही 3 पॉइंट आप भी मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे फटाफट से, हो गए हैं आपको याद, जी हाँ। और इसके बाद 1906 की बात आती है। मैं सारे इंपॉर्टेंट सेशन करवाऊंगा यहाँ पे, ऐसे तो बहुत सारे सेशन है कांग्रेस के, लेकिन जो जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं बताता भी जा रहा हूँ कि इनमें कुछ बड़ा हो रहा है, इस वजह से ये सेशन इंपॉर्टेंट है और वही पेपर में पूछा जाएगा। हर सेशन पूछने लग गए तो हो गया काम, और इतना आप याद भी नहीं कर पाओगे। मैं वही सेशन बता रहा हूं जहां पे कुछ बड़ी चीज हुई है और वही एग्जाम में आएगा, ये 100% है। किसी टुच्चू पुच्चू सेशन से क्यों आएगा, सोचने वाली बात है ये। तो 1906 में क्या है, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता के अंदर प्रिजाइड करते हैं, यानी कि जो दादा भाई नौरोजी कलकत्ता के अंदर इसके प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जब दादा भाई नौरोजी आते हैं तो ये 4 रेजोल्यूशन लेते हैं, ये 4 प्रस्ताव यहाँ पे पारित करते हैं कि 4 चीजें हम लोग करेंगे। पहला तो क्या करेंगे, हमें चाहिए स्वराज। पहली बार अगर स्वराज की घोषणा कहीं हुई तो वो इसी 1906 के सेशन में हुई, इसलिए ये सेशन बेहद इंपॉर्टेंट। पेपर में सीधा पूछा जाएगा कि स्वराज की जो घोषणा सबसे पहले की गई वो कौन से सेशन में की गई, तो आप बोलेंगे कांग्रेस के 1906 के सेशन में की गई। अगर पूछ लिया जाए किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने की। इसके अलावा और क्या क्या प्रोक्लामेशंस की, क्या क्या घोषणाएं की, इन्होंने बोला कि हम बहिष्कार आंदोलन करेंगे, हम बॉयकॉट करेंगे ब्रिटिशर्स का, और इनकी जो भी आइटम ये हमें देते हैं उनका भी बॉयकॉट करेंगे। इसके बाद स्वदेशी को अपनाएंगे, हम भारतीय चीजों को अपनाएंगे, इन अंग्रेजों की किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, और राष्ट्रीय शिक्षा पर ध्यान देंगे, हम अंग्रेजी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि ये जो हमें सिखा रहे हैं हम वो नहीं सीखेंगे, हम अपने हिसाब से देखेंगे। तो ये 4 चीजें जो हैं, ये चारों चीजें जो हैं ये लोग करते हैं, स्वराज, बॉयकॉट, और उसके बाद स्वदेशी और एजुकेशन। ये 4 चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर ये फोकस करते हैं। कौन, दादा भाई नौरोजी साहब। फिर इसके बाद कौन आते हैं, रास बिहारी घोष आते हैं, ये 1907 के अंदर आते हैं। तो रास बिहारी घोष जो है ये सूरत से, नाम से ही पता लग रहा होगा वैसे कि कहाँ से है ना, सूरत से नहीं, सूरत में तो प्रेसिडेंट बने, है ना, ये होंगे अपना बंगाल से। तो सूरत के अंदर क्या बन रही है, प्रेसिडेंट बन रहे, सूरत सेशन है ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये कांग्रेस का क्या है, ये है सेशन ऑफ कांग्रेस, सेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे सेशन लिखा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम लिखा है। यहां पे क्या हो रहा है, 1907 में स्प्लिट इन कांग्रेस हो रहा है और एडजर्नमेंट ऑफ सेशन हो रहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि स्प्लिट हो रहा है कांग्रेस में। यहां पे 2 तरह के धड़े निकल के आ रहे हैं, एक है एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे हैं लेफ्टिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, है ना, राइट लेफ्ट विंग आप बोल सकते हैं उसको। अब देखो, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है कि गरम दल, कुछ जैसे लाल बाल पाल, ये एकदम गर्मी वाले लोग हैं, ये बोलते हैं हम अगर अंग्रेजों को रिलैक्स कर देंगे तो भैया वो कभी छोड़ के ही नहीं जाएंगे, हमें इनकी नाक में दम करके रखना है, बैक टू बैक कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि इनकी हाथ में आ जाए। ठीक है, ऐसा वाला। और दूसरे जो है नरम दल, क्या करता है, नरम दल बोलता है कि नहीं नहीं हमें इनको साथ में लेके चलना है, नहीं नहीं हमें इन्हें साथ में लेके चलना है। वो थोड़ा सा क्या है, बीच बीच का रास्ता अपना रहा है ना। तो वो क्या दिक्कत हो रही है कि जो गरम दल वाले हैं वो कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं हो पाएगा,
1907 के स्प्लिट के अंदर उस सेशन में भैया अंडे टमाटर चप्पलें जो चल सकता था चला वहां पे, है ना, आपस में घमासान हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे दो गुट बनते हैं, एक लाल बाल पाल के अंडर में और एक गोखले साहब के अंडर में। और गोखले साहब के अंडर जो बनता है वो बनता है नरम दल, जिसको हम मॉडरेट्स बोल देते हैं, और लाल बाल पाल के अंडर जो बनता है, जो तिलक साहब के स्पेशली हम बोलेंगे अंडर बन रहा है, उसको हम बोल रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है, गर्म खून वाले एक्सट्रीम पीपल। तो यही चीज यहाँ पे भी मैंने बता दी आपको। तो ये सारे के सारा रास बिहारी घोष के बारे में भी बता दिया। फोटो लगाने से तुरंत आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। और आप देखिए कमाल की चीज ये है कि मैंने फोटो लगाई है तो साथ में नाम लिख दिया। अब मैंने तो 4 फोटो लगा दूं, आप ढूंढते रहोगे, अच्छा रास बिहारी घोष अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो ऐसा करोगे तो कैसे बात बनेगी, ये नहीं होता है ना। तो हर चीज का मैंने ध्यान रखा है, छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखा है। तो यही तो खास बात है इन पीपीटीज की। और ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी पीपीटी को देख के कर रहा हूं, मैं सब याद है। आजकल के लोग पता क्या बोलते हैं कि अरे भैया वो देखो वो टीचर वो व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, उन्हें सब याद। मैं कह रहा हूं मुझे भी याद है, मैं भी तो बता रहा हूं तुम्हें, मैं कौन सा इसको पूरा पढ़ पढ़ के बता रहा हूं, मैं तुम्हें 10 चीजें बता रहा हूं इसके अलावा। और अगर मेरा ध्यान इसको लिखने में रहेगा सेपरेट इलेक्टोरेट, वो 4 घंटे में जो क्लास लेगा, मैं कहता हूं उस क्लास को मैं 1 घंटे में खत्म करूंगा। कितना समय तुम्हारा बचाऊंगा। और इस 1 घंटे के अंदर सिर्फ ये नहीं पढ़ा रहा हूं, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और जो पूरी की पूरी राम कथा बता रहा हूं, वो टीचर कहां से बताएगा जो सिर्फ लिखने में ही बिजी है, पूरे के पूरे बोर्ड को भरने में ही बिजी है। लोग मैप बना बना के दिखाता है, कोई फुटबॉल बना के दिखाता है, कोई कुछ बना के दिखाता है, तो क्या उसका कोई सेंस बैठता है? कोई भी सेंस नहीं बैठता है भाई। वो आपके लिए कोई यूजफुलनेस नहीं है। आपके लिए यूजफुल है कि डायरेक्ट वो चीज करवाई जाए जो पेपर में आएगी और कम समय में करवाई जाए। अगर 1 घंटे का सेशन है तो आप 1 घंटे में वो पढ़ के जाएं। आज मैं बोल रहा हूं ये 2 घंटे का सेशन है, लेकिन जब आप 2 घंटे का सेशन लगाएंगे तो आपको खुद फील आएगी अंदर से कि 1000 सवाल बन गए इस 2 घंटे के सेशन में, जो मेरे को याद भी हो गए। कमाल की बात है ना। तो ये 2 घंटे का सेशन 10 घंटे के बराबर है उस टीचर के जो बोर्ड पे लिख लिख के बता रहा है। बहुत फर्क है। अब जमाना बदल रहा है तो आपको बदलना पड़ेगा। आईफोन का जमाना है, एंड्रॉइड का जमाना है, आप अभी भी नोकिया का सिम्बियन चला रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? तो वो नहीं हो सकता है ना। तो वो फिर पिछड़ जाओगे, फिर खत्म हो जाओगे। तो 1910 के अंदर की बात करते हैं। आपको 1910 में देखिए क्या हो रहा है, विलियम वेडरबर्न जो है ना, ये बन रहे हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट, और ये सेशन हो रहा है इलाहाबाद के अंदर, ठीक है। विलियम वेडरबर्न और इलाहाबाद के अंदर सेशन हो रहा है। अब यहां पे देखिए कि मेन इवेंट क्या हो रहा है। इस इवेंट के अंदर क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं वो क्या बोलते हैं कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की वकालत कर देते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे जो है यही एक काम की चीज है कि एम ए जिन्ना डिक्रीड द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या बोलते हैं कि जो देखो हर टाइम पे हर साल में ब्रिटिश कुछ ना कुछ नई चीज लॉन्च कर रहे थे। मैंने बोला ना कि ये एक के बाद एक ऐसी ऐसी चीज़ें लॉन्च करते थे। कई बार तो भारतीयों को भी लगता था कि अब इसको निंदा करें या इसको अपना लें, है ना। तो बट हालांकि देखिए कि वो एक तरह से एक इंप्रूवमेंट का वर्जन होता है, हमेशा हर गवर्नमेंट का ऐसा ही रहता है। तो जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही है, आप देखो कि यही मोहम्मद अली जिन्ना साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, है ना, कि मुस्लिम्स का अलग कर दिया आपने, हिंदूज का अलग कर दिया, दलित्स का अलग कर दिया। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की यहाँ पे तो क्या करते हैं, निंदा करते हैं, डिक्री करते हैं। लेकिन जब हम आगे चल के देखेंगे तो इनके अंदर एक अलग रिनाइसेंस आ रही है। ये बोलेंगे कि भैया अब मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएंगे, तो उस टाइम पे ये क्या बोलेंगे कि नहीं, हम मुस्लिम्स डिफरेंट हैं, हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। क्योंकि वहाँ पे इन्हें शायद ये लगने लग जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के अगर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट ना दिया गया तो देश के अंदर क्या होगा कि कांग्रेस वाले सिर्फ अपनी ही चलाते रहेंगे, तो कहीं ऐसा ना देखने को मिले, है ना। और इसके कहीं ना कहीं इफेक्ट्स हमें आगे चल के जब हम सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो वहां भी देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि दोनों ही तरफ से वो जो सिचुएशन है गर्म है, वो हमें आगे देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखने को नहीं मिली। यहाँ पे तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना साहब क्या कर रहे हैं, बेशक से मुस्लिमों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कांग्रेस के अंदर है, और ये किस चीज का कंडेम कर रहे हैं कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट भारत के अंदर नहीं आना चाहिए, इसकी निंदा कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिक्री का मतलब है कि इसकी क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे 1911 का सेशन जब होता है तो उसमें कौन बनते हैं, बी एन धर साहब बनते हैं, विश्व नारायण धर। ये सेशन कहाँ रखा जाता है, कोलकाता के अंदर रखा जाता है, कलकत्ता में, ठीक है भाई। अब ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये जो विश्व नारायण वाला सेशन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहली बार क्या हुआ था, जन गण मन का गायन हुआ था। इस वजह से ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप समझो इस चीज को कि मैंने एक एक लाइन में डिफाइन कर दिया कि भैया ये सेशन जरूरी क्यों है, तो आपको भी फील आएगी कि भैया ये सेशन इसीलिए जरूरी है बी एन धर वाला कि यहाँ पे जनगण
गण मन हुआ था, पहली बार गाया गया था। अब आपको कमेंट करके तुरंत से बताना कि जन गण मन को किसने लिखा था। जल्दी से जितने भी लोग हो कमेंट करके बताओ। बहुत आसान सवाल है, इतना तो इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, ये थोड़ी कि मैं ही बोलता रहूंगा। और एनर्जी का लेवल मेरा बहुत हाई है, तो आप भी एनर्जी का लेवल हाई रखिए। और दोबारा रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा, लाइव खत्म होते ही ये वीडियो ऑफ हो जाएगी, इसलिए अभी देख सकते हो तो देख लो। इसीलिए 10 बार बोला कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो, फिर बाद में शेयर करने का कोई मतलब नहीं है, वो बच्चे बेचारे परेशान होते रहेंगे। और ये वैसे भी पेड सेशन है 2.0 का, तो जिसको पढ़ना है यहाँ पे पढ़िए, नहीं तो फिर आपके पास बहुत सारे अथाह पैसे हैं तो हमारा बैच लेके पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जीवी कक्षा ऐप का। फिर चलिए, तो यहाँ पे विष्णु नारायण वाले का भी हो गया। इसके बाद 1915 का सेशन आता है। 1915 का सेशन के अंदर कौन बन रहा है? एसपी सिन्हा साहब बन रहे हैं। और इनके बारे में खास बात क्या है जल्दी से बताइए। अगर किसी ने हमारी वाइसरॉय और गवर्नर जनरल वाली वीडियो देखी होगी, जो 2.0 वाली ही वीडियो थी, तो उसको अभी भी याद होगा कि एसपी सिन्हा साहब के बारे में खास बात क्या है। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए कि ये एसपी सिन्हा साहब पहले भारतीय हैं, कौन से पहले भारतीय हैं, क्या है खास बात इनके बारे में। कमेंट करके अगर आप बता दिया ना तो मजा आ जाएगा जिन लोगों ने वो सेशन अटेंड किया होगा। और ये सेशन हो रहा था बॉम्बे के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ऑल्टर करने की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है, मैंने बोला ना कि एक्सट्रीमिस्ट हैं और एक तरफ मॉडरेट्स हैं। हर कोई चाह रहा है कि नहीं इस तरीके से चलना है, कोई कह रहा है कि उस तरीके से चलना है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि चरमपंथी वर्ग के प्रतिनिधियों को प्रवेश देने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया कि उनकी भी कुछ ना कुछ विचारधारा को हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि वो जो लोग हैं एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो भी यहाँ पे वापस से आ पाए। क्योंकि अब क्या हो रहा है, कांग्रेस एक तरह से वीक पड़ी हुई है, क्योंकि एक सेक्शन जो है लाल बाल पाल का, जिनके पीछे हुजूम दौड़ता था भाई मेरे, जिनको फॉलो करता था, जनता फॉलो करती है, वो कांग्रेस से मिसिंग है भाई मेरे। तो कांग्रेस को सपोर्ट कहां से मिलेगी? कांग्रेस के पास ब्रिटिश सपोर्ट तो है, लेकिन आप देखिए कि क्या करेंगे वो ब्रिटिश सपोर्ट का। इधर तो भारत आजाद करवाना है, तो हमें जो है अपने भारतीयों की सपोर्ट चाहिए ना सबसे बड़ी। तो इसलिए उनको वापस लेके आना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पे किए जाएंगे। तो वो सोचा जा रहा है यहाँ पे, ये काम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसपी सिन्हा का जहां पे नाम आ रहा है तो वो वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये एसपी सिन्हा एक्चुअली में वही है जो मैंने आपको बताया था वाइसरॉय और गवर्नर जनरल वाली में, कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि वाइसरॉय की जो काउंसिल होती है उसके अंदर भारतीयों को शामिल कर लिया था, है ना। तो मैंने कहा था कि जो अंग्रेज हैं वो बहुत चालू होते थे कि छोटे छोटे से लालच दे देते थे कि हाँ छोटी छोटी चीज़ दे देते। अब कांग्रेस में देखिए कि 1909 के आसपास के टाइम में इंडियन काउंसिल एक्ट जब आता है तो उसमें क्या बोलते हैं कि एक भारतीय भी शामिल होगा, है ना। 8 लोगों की काउंसिल है तो एक भारतीय को भी शामिल कर लेते हैं। और उसका फायदा भी उनको मिल रहा है कि हाँ चलो भारतीयों को लगता रहेगा कि एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव है जो वो वाइसरॉय की काउंसिल में बैठ रहा है ना। वाइसरॉय की काउंसिल में तो भैया बहुत बढ़िया काम चल रहा है वहाँ पे, है ना। गवर्नर जनरल की काउंसिल में उनके साथ काम कर रहा है, हमारी भी से वहाँ पे रख रहा है। इस वजह से जो है ये पहले ऐसे भारतीय थे जो कि वाइसरॉय की काउंसिल के मेंबर बने थे। इस वजह से मैंने बोला कि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये मैं पॉइंट वहाँ पे समझा चुका हूँ तो वापस से यहाँ नहीं लिखूंगा। चलिए, तो ये 1915 तक की बात हमने हिंदी में भी कर ली और इंग्लिश में भी कर ली। एसपी सिन्हा का भी यहाँ पे काम खत्म होता है। अब आगे अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन जितने भी लोग चाहते हैं कि वो GS 2.0 को खरीदें, है ना। GS 2.0 जो बैच है हमारा वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बहुत जल्दी लॉन्च होगा। और वो जो लॉन्च है वो इसी बैच में अपडेशन है पूरी की पूरी। ये जो हमारा अभी नॉर्मल बैच जो है ना GS का रामबाण, इसी का ही दूसरा वर्जन आ रहा है। GS के रामबाण का ही दूसरा वर्जन 2.0 आ रहा है, इसी के अंदर अपडेट होने वाला है। और कोशिश यही है कि हिंदी में भी पूरे का पूरा डाला जाए, और जो PPTs हैं, नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, सब चीज़ें इसके अंदर हिंदी में भी डाली जाएंगी। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, अभी बेस्ट ऑफर चला हुआ है हमारा। अगर आप राम नाम का यूज़ करेंगे, है ना, राम का नाम तो वैसे ही सबसे ऊपर है, तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आपको ऑफ मिलेगा। आज इस सेशन को ख़त्म होने के बाद एक बार जाके देख लेना तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। और ये बार बार मत बोलना कि इस सेशन को सर तुरंत से इस बैच में डाल दो, एक साथ डालूंगा। बहुत कुछ बना रहे हैं बैक एंड पे, वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये तो एक झलकियां सी आ रही हैं अभी। मैं कह रहा हूं सब गेम बदल देंगे, पूरी हवा के रुख बदल देंगे। एक बारी आने तो दीजिए पूरे सेशन को, वो इसी में अपडेट होगा। अभी आप लेके रख सकते हैं इसको, और इसके अंदर बहुत कुछ है पढ़ने को, क्योंकि आपको पूरा का पूरा देखने में भी समय लग जाएगा। और हमने इस हिसाब से इसमें बना रखा है कि आपको लगेगा कि हाँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसमें पूरी स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स भी, हर चीज इंक्लूड है। 1199 का 12 मंथ के लिए है और 1299 का 18 मंथ के लिए। लेकिन अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे
तो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट आपका इंतजार कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा एप्लीकेशन का लिंक है, वहां जाके आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज अप टू यू। आपको लग रहा है कि मेरे कंटेंट में दम है तो आप लीजिए, मेरी मेहनत आपको यहां पे दिखाई दे रही होगी। एक एक शब्द को जो इंपॉर्टेंट है बोल्ड कर देना, एक ही नजर में पूरे पूरे पेज को पढ़ लेना, है ना, और एक ही नजर में ये देख लेना कि भैया ये आदमी है कौन जिसकी बात हो रही है, इसका इमेजिनरी फेस बनाने की जरूरत नहीं, सीधा फेस लगा दिया। तो ये जो है ये हर एक चीज देखिए मेहनत मांगती है, और ये सालों की मेहनत है, एक दिन की मेहनत हमारी है ही नहीं है ये चीज, ठीक है। तो दूसरा कोई कर नहीं पाएगा और कहीं पे आपको ये सब कंटेंट मिलेगा ही नहीं, ये मैं गारंटेड लिख के देता हूं। आप जाइए जहां जिसका बैच लेना लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएंगी चीजें। आइए वापस से आते हैं 1916 पे, अब हम पहुंच चुके हैं। 1916 में ये व्यक्ति हैं एसी मजूमदार। ये कौन है, यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं एसी मजूमदार। लखनऊ में ये सेशन रखा जाता है। आप देखिए कि मैक्सिमम सेशंस कहाँ रखे जा रहे हैं, कलकत्ता में, लखनऊ में, लाहौर में, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, है ना, या कोई कोई सेशन मद्रास में भी रखा जा रहा है। तो ये 3-4 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेशन रखे जा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं भी समझ आ रहा, ऑप्शन एलिमिनेशन करना है, तो देखिए इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं कि लखनऊ, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास, ये 3-4 जगहें ऐसी हैं जो सीधा सीधा आप मार्क कर सकते हैं। यानी हो सकता है कि कोई 2 मिल जाए इनमें से, तो मार्क कर सकते हैं। बहुत ऐसे देखिए कॉमन सेंस ऐसे ही डेवलप होती है जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे मैथ्स में पढ़ते हो तो शॉर्टकट ऐसे ही है ना कि एक ही तरह का 10 सवाल कर लिए तो शॉर्टकट बन गया, वही वाली कहानी है। फिर यहाँ पे क्या होता है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है, लखनऊ पैक्ट साइन होता है। अभी मैंने क्या बोला, 1915 के अंदर ये सलाह की जा रही है कि कैसे उस बड़े सेक्शन को, एक्सट्रीमिस्ट के सेक्शन को, लाल बाल पाल को वापस से कांग्रेस के अंदर लेके आए जाए, क्योंकि कांग्रेस हो चुकी है वीक, कोई से नहीं बची है, क्योंकि उनकी ज़रूरत है यहाँ पे, है ना, तो उनको लेके आना वापस ज़रूरी है। तो वो एक सलाह की जा रही है उस 1915 के सेशन में। और 1916 में फिर एक पैक्ट साइन किया जा रहा है जिसको लखनऊ पैक्ट का नाम दिया गया। और ये लखनऊ पैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, इसमें जो है एक तरफ है एक्सट्रीमिस्ट और एक तरफ है मॉडरेट। ये क्या है, पूरे का पूरे कांग्रेस में वापस से शामिल होते हैं, वापस से कांग्रेस पूरी बन जाती है। ये बन गई वापस से आईएनसी पुराने वाली, है ना, आपस में सुलह हो जाती है, जो भी मन मुटाव थे सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम के लोगों के अंदर मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं थे, तो आपस में सुलह हो गई। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हुई, इसके बीच में ही क्या हुआ था, मुस्लिम लीग वाले अलग हो चुके थे इनसे। अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग वालों के साथ भी बातचीत हुई, तो जो एमएल है, मुस्लिम लीग है, वो भी इनके बीच में आ गई। यानी कि अब रियल वाली कांग्रेस जो पहले थी, जिसके अंदर से कांग्रेस के अंदर से एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, मुस्लिम लीग अलग हो गई, सब वापस से आ गए भाई, अगेन स्ट्रॉन्ग बॉर्नविटा वाला दुद्दू, है ना। तो ऐसा हो गया। तो अब क्या है कि स्ट्रॉन्ग फिर से बन गई है कांग्रेस, और यहाँ पे अच्छा खेल ये खेल सकते हैं। अब इनके पास अच्छे खासे प्लेयर हैं, तो अपनी से है, एक जनता का पूरा हुजूम इनके साथ है, एकदम बंद मुट्ठी की तरह है, ठीक है। कांग्रेस की तरफ से अगर मैं एक्सट्रीमिस्ट की बात करता हूं तो बीजी तिलक साहब, और दूसरी तरफ से बात करें मॉडरेट्स की तरफ से तो गोखले साहब, और मुस्लिम लीग में से मोहम्मद अली जिन्ना। ये 3 बड़े लीडर अब एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। हालांकि हम अभी बहुत डिटेल में भी इन चीजों को करेंगे, अभी तो सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस में मैं एक टच करते हुए चीजों को जा रहा हूं ताकि आपको समझना भी आसान हो जाए। मैं यूं ही पढ़ा दूं तो याद नहीं होंगी चीजें, समझ ही नहीं आएगा। एक भूमिका बांधना, एक कहानी बताना बहुत जरूरी है। और आप हमारी कहानी में देखेंगे कि कोई भी चीज से मैं इधर से उधर नहीं जाता हूं, इसमें जितनी जरूरत है उतना ही बता के जा रहा हूं। टच करते हुए बाउंड्री को जाना है। उसके अगर कुएं में उतर जाओगे ना हर चीज के, तो फिर ये सेशन कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा और आप चीजों को समझ भी नहीं पाएंगे। आपको लगेगा हवा में बातें हो रही हैं। हर चीज का एक कनेक्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है कि एक बेस्ट कनेक्शन बिल्ड कर दें ताकि इंटरनेट फुल स्पीड पे चले, तुम्हारा दिमाग स्पीड में चले, ठीक है। इंटरनेट ही सुनाई देता है इनको हर जगह। 1917 की बात करते हैं। ये सीधा सवाल पेपर के अंदर कभी भी आ सकता है, आई थिंक आया भी है एक बार, दोबारा फिर रिपीट हो सकता है, क्योंकि 1917 में आप देखिए कि लेडी है एनी बिसेंट, जो कि कलकत्ता के अंदर प्रेसिडेंट बन रही है। एनी बिसेंट कोलकाता सेशन में क्या बन रही है, प्रेसिडेंट बन रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो एनी बिसेंट के बारे में खास बात क्या है, मैंने बोला था भाई कि अभी तक विमेन पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो 1890 के अंदर जाते जाते 1889 के आसपास जाते जाते तो विमेन ने पार्टिसिपेट पहले करना शुरू किया। अब 1917 का जब टाइम आता है तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन रही है दोस्त मेरे। तो क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं होगा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्त, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क कर लो, कौन बनती है, एनी बिसेंट बनती है। फोटो लगा दी, फोटो के ऊपर चेहरा है, उसी से याद हो जाएगा आपको। चलो फिर 1918 की बात करते हैं। 1918 के अंदर देखिए सैयद हसन इमाम साहब जो है, अगेन एक मुस्लिम लीडर यहाँ पे क्या बन रहे हैं, इसके प्रेसिडेंट बन रहे हैं। और ये कहाँ रखा जा रहा है सेशन, बॉम्बे के अंदर रखा जा रहा है, ठीक है। तो बॉम्बे के अंदर क्या रखा जा रहा है, ये स्पेशल सेशन एक रखा जा रहा है। और इसमें क्या है,
बहुत सारी डिमांड्स अलग अलग तरह की रखी जा रही हैं। एक्चुअली में उस टाइम पे क्या था, ये 1918 की बात है, लेकिन हो क्या रहा था कि 1919 के आसपास मोंटेग कैम्सफोर्ड स्कीम जो है, एक सेकंड रुकिए बस जी, मोंटेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं उस टाइम पे इंट्रोड्यूस होने थे, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था कि एक गवर्नर का नाम होता है, एक सेक्रेटरी का नाम होता है, उनके नाम से ही ये रख दिया जाता है। तो ये जो 1919 वाले हैं मोंटेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म, इनको इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन क्या है कि इनका जो एक परफॉर्मा होता है या फिर एक ड्राफ्ट कह सकते हैं कि 1918 में ही आ गया। लेकिन यहाँ पे भारतीय चाहते थे कि भैया इसके अंदर सुधार हो, जो चीज़ें यहाँ पे, हालांकि इसके अंदर बोला जा रहा था कि भारतीयों की जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि 1914 के आसपास की बातें हैं, वो वर्ल्ड वॉर की 1 की है ना, तो वहाँ पे भारतीयों ने कंट्रीब्यूट किया, तो अब उनको कुछ रिवॉर्ड भी देना है ना। तो यहाँ पे जो 8 बंदों की काउंसिल होती है ना, गवर्नर जनरल वाली, जिसको वाइसरॉय काउंसिल कह देते हैं, वहाँ पे अब सोचा जा रहा है कि 3 भारतीयों को यहाँ पे डाल दिया जाएगा, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें सोची जा रही हैं, लेकिन सोचने से क्या होता है, बात वही है कि जो हम लोगों को चाहिए है, भारतीयों को चाहिए, क्या वो ये लोग देंगे या नहीं देंगे, वो एक मेजर इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिफॉर्म आए इसके अंदर, जो हम चाह रहे हैं वो हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम उस रिफॉर्म्स के अंदर ही पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक अंदाजा हो जाने चाहिए कि स्पेशल सेशन बुलाएगा कि ये रिफॉर्म आने वाला है, जल्दी जल्दी सोचो कि हमें इसके अंदर क्या करना है। फिर इसके बाद ये सैयद हसन साहब की फोटो ये रही। फिर इसके बाद 1920 के अंदर देखिए, यहाँ पे एक काला दिन आता है भारत के अंदर, अभी बताऊंगा कि क्यों आ रहा है। यहाँ पे लाला लाजपत राय इस सेशन को प्रिजाइड करते हैं, कहाँ पे होता है? कलकत्ता में। लेकिन 1920 में ही आप जब देखेंगे, किसी भी किताब में देख लेना, 2 सेशन होते हैं, एक होता है 1920 का नागपुर में और दूसरा हो रहा है कलकत्ता में। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, एक हो रहा है नागपुर में, एक हो रहा है कलकत्ता में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है भाई मेरे? क्या सोचा कभी आप लोगों ने? शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं बता दूं, ये जो 1920 का पहला सेशन हो रहा है, ये अगस्त के आसपास हो रहा है, स्पेशल सेशन इसको बोला गया। हुआ क्या एक्चुअली में, यहां पे बाल गंगाधर तिलक की जो हो जाती है मृत्यु। तो जब वो नहीं रहते हैं तो एक उदासी का माहौल पूरे के पूरे देश में फैल जाता है। सब जगह पे यही हो रहा है कि भैया तिलक साहब नहीं रहे, और ये बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे उस टाइम पे, इनकी से बहुत स्ट्रांग थी भैया, बहुत लोग इनको फॉलो करते थे उस टाइम पे, समझना। अब महाराष्ट्र वाली साइड देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इनकी से। तो इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखो गांधी जी भी यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, उस टाइम पे गांधी जी भी आ चुके हैं, 1915 के आसपास गांधी जी आ चुके हैं। तो अब कांग्रेस के अंदर एक और प्रोमिनेंट फिगर आ चुके हैं, गोखले साहब के अलावा। गोखले साहब को अब एक थोड़े समय के लिए लीव कर दीजिए, अब आप आइए गांधी जी के ऊपर। अब जो है प्रोमिनेंट लीडर के तौर पे गांधी जी भी यहाँ आ चुके हैं, और वो भी देखते हैं कि भैया ये क्या हो गया एक तरह से, है ना, पूरे देश के अंदर। तो वो भी चाह रहे हैं कि कुछ किया जाए यहाँ पे, एक इस डे को मेमोरेबल बना दिया जाए पूरे देश के लिए। तो गांधी जी भी यहाँ पे क्या एक प्रस्ताव पारित करते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि गांधी जी जो है एक असहयोग आंदोलन का भी प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। समझिए इस चीज को, अभी हुआ नहीं है वो चीज इंप्लीमेंट। तो यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि एक नॉन कोऑपरेशन का हम प्रस्ताव यहां पे पारित करते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को करेंगे। तो ये 1920 के स्पेशल सेशन में हो रहा है। लेकिन अगर आपसे पेपर के अंदर पूछ लिया जाए, कई बार आपको दिखेगा ही नहीं ऑप्शन में कि 1920 का कलकत्ता सेशन, दिखेगा ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर आप क्या उत्तर मार्क करेंगे? फिर आप उत्तर करेंगे मार्क नागपुर का। रीजन उसका सुन लीजिए क्या है, कि जो अडॉप्ट कर रहे हैं इसको, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है, अडॉप्ट कर लिया कि भैया अब नॉन कोऑपरेट करेंगे, हम ब्रिटिश के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए गरम गरम लोहा है, इनको पता है कि जो पूरा भारत के अंदर एक वेव लाई जा सकती है, इसके आंदोलन की वेव लाई जा सकती है। तो वो एक गुस्सा भी है भारतीयों के अंदर कि अंग्रेज जो है हमें टॉर्चर कर रहे हैं, तो उसका इन्होंने एक इस्तेमाल किया है। ये आप समझिए इस चीज को। तो अडॉप्ट जो है एक्सक्यूज मी, जो अडॉप्ट की बात करेंगे या ऑफिशियली डिक्लेयर की बात करेंगे, वो नागपुर सेशन में होता है, ठीक है। 1920 के नागपुर सेशन में होता है। सी विजय राघवाचार्य जो हैं इनके सेशन में होता है। तो वो अभी हम आगे इनके बारे में भी बात करेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है कि कलकत्ता मार्क करूँ या नागपुर मार्क करूँ। ये देखिए कि कुछ डीप चीज़ें होती हैं जो शायद चीज़ कोई बहुत व्यक्ति बताते भी नहीं है, बट मैंने उस डेप्थ के अंदर जाके आपको बता दिया कि उसका कारण क्या है। तो नागपुर के सेशन को आपको मार्क करना पड़ेगा अगर वो पूछ दें कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर कब हुई, या फिर आप कहें कि अडॉप्ट कब की गई आईएनसी के द्वारा। तो ये लगभग हो रहा है नागपुर का सेशन दिसंबर के आसपास में जाके, जबकि ये जो बातें चल रही हैं ये अगस्त के आसपास की बातें चल रही हैं, क्योंकि उनकी जो डेथ हो रही है तिलक साहब की, वो अगस्त के अंदर हो रही है। ठीक है भाई, चलिए लाला लाजपत राय का भी अब आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 1920 की बात करते हैं। सी विजय
चरियर जो हैं ये बनते हैं यहाँ पे नागपुर सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, विजय साहब बनते हैं नागपुर सेशन के। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप समझना, यहाँ पे जो है मोहम्मद अली जिन्ना साहब वापस से क्या करने, देखिए मुस्लिम लीग आ गई थी इनके साथ, लेकिन यहाँ पे फिर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं वो बोलते हैं कि हम जो है कांग्रेस को लीव कर रहे हैं, हम अपनी मुस्लिम लीग को कम्प्लीटली यहाँ से अलग करते हैं। तो और अगर कोई पूछ ले कि रियल फाउंडर मुस्लिम लीग का किसको बोला जाता है, पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो जो जिन्ना साहब हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है, रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, कौन है ये, मोहम्मद अली जिन्ना साहब। तो ये अलग हो जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सेशन 1920 का। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्किंग कमेटी बनाई जाती है कांग्रेस की ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि भाषा के आधार पे पूरी की पूरी जो कमेटी है वर्किंग कमेटी उसका पुनर्गठन किया गया है एक तरह से। आप समझना कि एक प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट के नीचे बहुत सारे लोग जो हैं उसको बोलते हैं हम वर्किंग कमेटी, जो पूरे का पूरा काम करेगी। तो ये नीचे वाली हो गई वर्किंग कमेटी और ऊपर इसके कौन है, प्रेसिडेंट है। लेकिन कोई भी रूल पास हो रहा है तो वो वर्किंग कमेटी के आधार पर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेसिडेंट की चल रही है। ये आपको ध्यान देना है। इसका कारण ये है कि जब मैं सुभाष चंद्र बोस की बात आगे करूंगा कि वो महात्मा गांधी के साथ जो फुल लड़ाई चल रही है, फुली फ्लैश्ड है ना, तो उसमें ये वर्किंग कमेटी और प्रेसिडेंट का ही खेल है, तब आपको समझ नहीं आएगा अगर मैं नहीं बताऊंगा। तो इस वजह से मैंने यहां पे आपको थोड़ा सा क्लियर भी ये चीज कर दी है। चलिए, अब इसके बाद 1922 का जो सेशन हो रहा है, 1922 का सेशन में कौन है, सीआर दास, ये हो रहा है गया के अंदर। तो 1922 के सेशन में है सीआर दास साहब, ये चितरंजन दास साहब है, और ये कहाँ पे हो रहा है, गया के अंदर हो रहा है। और इसके अंदर क्या है, अगेन बहुत सारे लीडर्स जो हैं कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। पहले मुस्लिम लीग हुई, उसके बाद वापस से बहुत सारे लीडर अलग हो रहे हैं, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्वराज पार्टी का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो स्वराज पार्टी बनी है, इस वजह से ये जो इसको बना कौन रहा है, सीआर दास साहब ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे 1922 का सेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक और कांड हुआ 1922 में, वो क्या हुआ, देखो आपको ये समझना है कि अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत के अंदर चला हुआ है, असहयोग आंदोलन जो तिलक साहब की डेथ के बाद स्टार्ट हुआ था 1920 के अंदर, समझ रहे हो, लेकिन अभी भी वो चल रहा है। लेकिन 1920 में एक और खास इवेंट होता है जिसकी वजह से ये आंदोलन महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि कौन सा इवेंट है, तो आपको मैं याद करवा देता हूं, ये था चौरी चौरा का हत्याकांड। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, चौरी चौरा, एक मिनट, हालांकि ये सब चीजें हम बाद में फिर से करेंगे, चौरी चौरा कांड लिख लीजिए आप बस। ठीक है भाई, चौरी चौरा हत्याकांड यहाँ पे होता है 1922 के अंदर ही, जिसमें क्या है कि ब्रिटिशर्स, बहुत सारे ब्रिटिशर्स को भारतीय जो है जिंदा जला देते हैं, पुलिस अफसर जितने भी होते हैं पुलिस स्टेशन को ही जिंदा जला देते हैं। हालांकि उसका बाद में बहुत बैड इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं, भारतीयों के ऊपर भी बहुत अत्याचार करते हैं ब्रिटिशर्स। और महात्मा गांधी को यहाँ पे जेल में भी डाल दिया जाता है कि आपकी वजह से ये सारे का सारा वायलेंस हो रहा है। हालांकि महात्मा गांधी अपने प्रिंसिपल्स पे थे कि हम तो नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं, तो हम वापस से इस पूरे के पूरे आंदोलन को ले लेते हैं, अब ये आंदोलन को नहीं चलाएंगे, है ना, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बैठता है। फिर बाद में वही होगा कि महात्मा गांधी तो वायलेंस के रास्ते पर चल रहे हैं, फिर कांग्रेस भी वायलेंस के रास्ते पर चल रही है, उसी वजह से तो एक्सट्रीमिस्ट के साथ इनके मतभेद हो रहे हैं, है ना। तो यही एक कारण है कि कांग्रेस की थोड़ी आइडियोलॉजी अलग है और जो गरम दल है, एक्सट्रीमिस्ट है, उनकी आइडियोलॉजी यहां पे अलग है। 1923 की बात करते हैं। 1923 के अंदर अबुल कलाम आजाद जो हैं वो दिल्ली में बनते हैं प्रेसिडेंट, और ये भी एक स्पेशल सेशन होता है। और आपको यहाँ पे क्यों ये क्वेश्चन मैंने डाला है, ये डाला ही क्यों सेशन, इसका कारण यही है कि यहाँ ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन रहे हैं भाई मेरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगर मैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट की बात करता हूँ, समझना, डबल स्टार मार्क करो, एक्चुअली में पक्का पेपर में आएगा, पहले भी एक बार आ चुका है कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के अंदर कौन बनते हैं और किस सेशन में बनते हैं, कब बनते हैं, ये 3-4 सवाल यहां पे बनते हैं। तो 1923 के दिल्ली सेशन में अबुल कलाम आज़ाद साहब बनते हैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट, और इनकी एज पूछी गई थी एक्चुअली में एक पेपर में। अलग अलग मैंने बोला ना मल्टीपल एग्जाम्स में मैंने रिसर्च की है, तो मैंने देखा कि एक पेपर में इनकी एज भी पूछी गई थी, तो मैंने वो भी मार्क की कि भैया ऐसी चीज़ें भी पूछी जानी पेपर में, तो चलो इसको भी लिख दो। फिर 35 साल थी उनकी एज उस टाइम पर, इतने यंग थे ये। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं गांधी जी की। तो आप सोच रहे होंगे कि गांधी जी की जब से इतनी चल रही है तो वो तो बार बार बनते होंगे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसा नहीं था। आप समझना, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेशन ऐसा था 1924 का, जिसके अंदर गांधी जी जो है
गांधी जी जो हैं बेलगांव के अंदर प्रेसिडेंट बनते हैं, और ये केवल एकमात्र ऐसा सेशन है जिसके अंदर, ओनली सेशन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट बनते हैं। इस वजह से ये सेशन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो इस सेशन को मैं लिखता ही नहीं यहाँ पे, समझ गए। तो अगेन आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आ रहा है। फिर इसके बाद 1925 का सेशन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको भी डबल स्टार मार्क करना है। आप सोचेंगे कि क्यों? देखो, एक तो थी एनी बेसेंट, ये पहली क्या बनी? वुमेन प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे सरोजनी नायडू भी बन रही है, हम उसको भी मार्क कर रहे हैं। तो अगर पेपर में आएगा तो क्या डिफरेंस रहेगा? तो एक ही चीज का डिफरेंस है जिसको मैंने हाईलाइट तक कर दिया यहाँ पे। अगर पहली भारतीय महिला कोई पूछ ले, है ना, पहली भारतीय महिला जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर कौन बनती है, तो आप बोलेंगे सरोजनी नायडू बन रही है। लेकिन वहीं पे पीछे देखिए हमने क्या बोला कि अगर प्रथम महिला की बात हो जाए, देखो कांग्रेस की पहली महिला, है ना, या प्रथम महिला बोल दे कि जो अध्यक्ष बनती है या प्रेसिडेंट बनती है, तो वो एनी बेसेंट होगी। 1917 का सेशन आपको रटा होना चाहिए है, और उसके बाद 1925 का सेशन भी रटा होना चाहिए है। ये हो रहा है कानपुर में। यहां पे सरोजनी नायडू क्या बन रही है? फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बन रही है। वहीं पे 1917 का सेशन कहां हो रहा है? कलकत्ता में हो रहा है। यहां पे एनी बेसेंट क्या बन रही है? फर्स्ट वीमेन जो कि आईएनसी की अध्यक्ष बन रही है, या फिर कहें कि प्रेसिडेंट बन रही है। ठीक है, तो वो सेशन कलकत्ता वाला 1917 का, और 1925 का कानपुर वाला सेशन, दोनों आपको रटे होने चाहिए हैं। दोनों के सवाल कभी भी आ सकते हैं। ठीक है भाई, ये पक्का सवाल लिख लो पेपर में, कभी भी आ जाएगा, किसी भी शिफ्ट में आप पढ़ के जाइएगा। चलिए, फिर 1927 की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो मुख्तार अहमद अंसारी साहब हैं, ये इस सेशन को लीड कर रहे हैं। मुख्तार अहमद अंसारी साहब, मद्रास के अंदर ये सेशन रखा गया था, और इसके अंदर देखिए कि क्या हो रहा था कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए एक तरह से रखा गया है, और साथ में क्या बोला गया कि अब हम जो है एडॉप्शन करेंगे पूर्ण स्वराज की। आप समझना, इसके अंदर केवल ये बोला जा रहा है कि एडॉप्शन करेंगे, अभी की नहीं है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो करेंगे ना ये स्वराज की बातें 1929 के अंदर जाके करेंगे नेहरू साहब। तो अभी यहां पे केवल और केवल इस आइडिया को अडॉप्ट किया जा रहा है। अगर आइडिया को अडॉप्ट करने की बात आएगी पेपर में तो आप बोलेंगे 1927 का सेशन, लेकिन अगर पूर्ण स्वराज की मांग किसने उठाई तो 1929 का सेशन आ जाएगा। वो आगे नेहरू जी करेंगे, जब करेंगे तो मैं बताऊंगा। वो बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि उसके आधार पर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेट भी डिसाइड हुई। जी आपको पता ही नहीं होगा बहुत सारी चीजें, अभी मैं बताऊंगा ना आपको, तब तो आपको पता लगेंगी। फिर यहां पे देखिए कि 1927 के अंदर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बनती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी, ये बोला जाता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं। ऐसी बातें करने के पीछे देखिए कि बहुत बड़ा कारण है। होता क्या है कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, साइमन कमीशन बनाते हैं, जिसके अंदर क्या बनाया जाता है, 7 लोगों की टीम बनाई जाती है, 7 मेंबर बनाए जाते हैं, और हेड इनको कौन करेगा? हेड इनको करेगा जॉन साइमन। अब होता क्या है कि 30 अक्टूबर की बात है, 30 अक्टूबर 1928 की। अब आप सोचेंगे कि तो ये तो 27 में कर रहे हैं। देखिए खबरें तो पहले पहुंच जाती थी ना, ड्राफ्टिंग तो पहली हो जाती है। ऐसा थोड़ी कि वो 1928 में रहे तो ये चीज़ हो ही नहीं रही थी। ड्राफ्टिंग पहले जो हो रही है वहाँ पे लंदन में किस लिए बनाई जा रही है भाई कमेटियाँ? क्यों बना रहे हैं आईएनसी वाले लंदन में कमेटी? क्योंकि वहां की खबरें यहां तक भी तो पहुंचनी चाहिए, तब तो पता लगेगा। तो यहां पे देखिए कि एक अंदेशा लग चुका है कि साइमन कमीशन आएगा और उसको हमें बॉयकॉट करना है। आया नहीं है अभी, आया कब है? 30 अक्टूबर 1928 को। ऐसे डेट याद रखनी चाहिए। आप सोचेंगे कि क्यों डेट याद रखनी चाहिए? क्योंकि यही डेट पे क्या हो रहा है, लाला लाजपत राय साहब की मृत्यु भी हो रही है, मार्टियर हो रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान लिया भैया गर्म खून के व्यक्ति की ये जैसे ही लोग आएंगे इनको पेला जाएगा। ये जितने भी भड़वे आ रहे हैं साथ, इन सबको पेला जाएगा। क्यों पेला जाएगा भैया? क्योंकि ये है एक व्हाइट मैन कमीशन दोस्त। ये है क्या है? एक व्हाइट मैन कमीशन। क्यों है व्हाइट मैन कमीशन? एक भी भारतीय नहीं है दोस्त। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए यहां पे आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि एक भी भारतीय नहीं है इसके अंदर। कमाल की बात है भाई, हमारे देश के लोग, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, तुम बना रहे हो और एक भी हमारे भारत का व्यक्ति नहीं है। ये कैसे हो सकता है भाई मेरे? ये तो भैया लाला जी की ठनक गई। और ये वही टाइम था जब भगत सिंह जो है लाला जी से इंस्पायर हो रहे हैं। तो वो एक छोर पे है और दूसरे छोर पे कौन है? लाला जी हैं। अब ये सब लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन। अब ये भाई ये जितने भी भड़वे हैं ये उतर रहे हैं वहां से ट्रेन से। अब जैसे ही उतरते हैं तेरी तो इतना हुजूम वहां पे इकट्ठा कि भैया रेलवे स्टेशन को सीज कर दिया जाता है भारतीयों के द्वारा, अब तुम निकल के दिखाओ। अब लीड कौन कर रहे हैं? लाला लाजपत राय साहब। वो एक छोर पे, दूसरे छोर पे भगत सिंह साहब है।
वो अभी बच्चे, ये नौजवान है एक तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ऐसा हाल हो रहा है कमीशन के साथ, तो जो ब्रिटिशर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो क्या है, यहाँ पे सक पका जाते हैं, क्योंकि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। वो लाठियाँ बरसाने शुरू कर देते हैं। और इसी दौरान क्या है कि लाला लाजपत राय के वो बैक टू बैक सर पे लाठियाँ मारते हैं। उनकी पगड़ी उतर रही है, उनके बाद सर के ऊपर बैक टू बैक लाठियाँ पड़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सर चकरा जाता है पूरे का पूरा, और वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते हैं, और ऑन द स्पॉट ही उनकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। और जब भगत सिंह दूसरे छोर पे है ना, वो चाहे तो भी इतने हुजूम में आके लाला जी को बचा नहीं सकते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये व्यक्ति जो है मार्टियर हो जाता है, लाला लाजपत राय साहब। कब हो रहे हैं? 1928 के अंदर ही हो रहे हैं भाई मेरे। और किस चक्कर में हो रहे हैं? व्हाइट मैन कमीशन के चक्कर में, साइमन कमीशन के चक्कर में। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ना इसी 7 मेंबर की कमेटी में एक आदमी था, उसका नाम था क्लीमेंट एटली। ये आदमी क्यों इंपॉर्टेंट है? इसी 7 लोगों में, एक तो इनको लीड कर रहा था जॉन साइमन, लेकिन इन्हीं 7 में से एक आदमी था क्लीमेंट एटली। आप सोचेंगे कि ये आदमी क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी इसने क्या कर दिया? आगे चल के यही क्लीमेंट एटली क्या बनने वाला है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने वाला है, पीएम बनने वाला है। और जब भारत को आज़ाद करना होगा तो इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यही वहाँ से एक रेजोल्यूशन पास करता है कि इस दिन को भारत को आज़ाद कर दिया जाए। तो इसलिए ये क्लीमेंट एटली नाम का व्यक्ति भी बहुत जरूरी हो जाता है, जो बाद में चल के मैंने बोला इंग्लैंड का क्या बन रहा है? पीएम बन रहा है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा मैं लिंकेजेस क्रिएट कर रहा हूँ, इन डेप्थ चीज़ें बता रहा हूँ। किस लिए बता रहा हूँ? ताकि आपको क्लास में चीज़ें याद हो जाएं। अब नहीं भूलोगे इस चीज़ को कि साइमन कमीशन है क्या था। गो बैक साइमन, बस इतना याद करने से बात नहीं बनती है, उसके पीछे की कहानी तक मैंने बता दी आपको। अब नहीं भूलोगे, जीवन भर याद रहेगी अब आपको। आगे बात करते हैं, 1928 पे आ गए हैं हम। 1928 में देखिए, अब भारतीयों को लगा कि भैया बाकी सब चीज़ें एक साइड और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना एक साइड, ये तो गड़बड़ हो रही है। ये लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बना देंगे तो फिर हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोतीलाल नेहरू साहब की ये जो है, ये जवाहरलाल नेहरू जी के अब्बा जान है ना इनके पप्पा, तो ये जो हैं इनकी लीडरशिप में ये प्रेसिडेंट बनते हैं कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता सेशन के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। और यहीं पे एक और चीज भी होती है, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की फॉर्मेशन भी होती है। और यहीं पे मोतीलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में, चेयरमैनशिप में 8 और भारतीय मिलके टोटल लोग ये क्या करते हैं, ड्राफ्ट कर देते हैं भारत का पहला संविधान, कि हमारा संविधान तो जी ऐसा होना चाहिए। इसी को बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। और बहुत सारे लोग इस नेहरू रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू की रिपोर्ट समझ लेते हैं। आज तक आपने नेहरू रिपोर्ट सुना होगा तो सर के ऊपर से निकल जाता होगा, और मन में यही लगता होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने कोई रिपोर्ट बनाई होगी, उसको बोलते हैं ना, हमें तो रिपोर्ट कार्ड का ही पता था बचपन से, हम तो वही देख रहे थे, उसी को देख देख के हमें चप्पलें बड़ा करती थी, अरे तुम्हारे नंबर कम है शर्मा जी के लटके से। तो यही एक गड़बड़ होती है, हमारे एक भ्रम होते हैं। यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू की है, यानी कि उनके पापा की है, ये जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। ठीक है, हालांकि जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे आ चुके हैं, प्रेजेंट हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और ही घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। और उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नहीं तो विदेशी लोग जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना डालेंगे, आप समझो। और यही चीज़ आगे चल के जब हम देखते हैं तो बी आर अम्बेडकर जो है इसी चीज़ से इंस्पायर्ड है कि अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में एक भारतीय का होना बहुत जरूरी है। और बी आर अम्बेडकर साहब कोई भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़ेंगे नहीं आगे चल के, यही तो खेल है भाई सारे का सारा। और यहाँ पे मैंने पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर आपको समझा दिया है। ये आपको ध्यान रखना है कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में भी पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको क्लियर की है। आगे बढ़ते हैं अब हमारा कहानी आती है 1929 के सेशन में। ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे सेशन को डबल स्टार मार्क करना, आप सोचेंगे कि क्यों, ऐसा कोई साल नहीं जाता जहाँ पे किसी शिफ्ट में इस सेशन के ऊपर से क्वेश्चन ना आ जाए। और हर एग्जाम में, आप चाहे रेलवे का एग्जाम दो, सीडीएस का एग्जाम, कोई भी एग्जाम, एसएससी का एग्जाम दो, स्टेट का एग्जाम दो, ये सेशन हद इंपॉर्टेंट। इससे सवाल ना आया तो फिर क्या पूछा गया। ये सेशन के अंदर देखिए 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू साहब इसको लीड कर रहे हैं, और ये लाहौर सेशन है यहाँ पे। और देखिए कि जैसे एक्सट्रीमिस्ट लोग बातें किया करते थे, उन्हीं से शायद थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गए, क्योंकि ये जो नेहरू साहब हैं ये सुभाष चंद्र बोस से भी आपस में बातचीत किया करते थे, बहुत ज़्यादा इनके इन्वॉल्वमेंट रहती थी आपस में, है ना। तो बहुत सारे आइडियाज़ भी शेयर किया करते थे। तो इनको भी एकदम से ये ऐसा लगा कि भैया उधर बाकी लोग की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना, एक्सट्रीमिस्ट की बढ़ रही है, तो हमें भी कुछ ना कुछ खतरनाक करना पड़ेगा। तो ये जो है ना, इनके अंदर भी एक जोश आ जाता है कि भैया इस बार करो या मरो की स्थिति करेंगे, कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, पास कर देते हैं
पूर्ण स्वराज को, कि अब हमें चाहिए पूर्ण आजादी। तो पूर्ण स्वराज को जो पास किया गया है, मैं एडॉप्ट की बात नहीं कर रहा, वो तो पहले ही कर चुके हैं, असली क्वेश्चन यहां से आएगा। एडॉप्ट करना और पास करने में फर्क है। तो जो पास किया जा रहा है पूर्ण स्वराज को, वो कौन कर रहा है? नेहरू साहब कर रहे हैं 1929 के सेशन में। और यहां पे ही ये तिरंगा झंडा पहली बार फहरा देते हैं। 3 रंग का फ्लैग, जो तिरंगा जिसको आप कह सकते हैं, उसको फहरा के कहां पे फहराते हैं? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पे फहराते हैं और डिमांड कर देते हैं कि अब जो है हम भारतीयों को पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हम आधी अधूरी आजादी नहीं लेंगे, हमें कंप्लीट अपना स्वराज्य चाहिए है। ठीक है भाई, तो ये कहां, किस नदी के किनारे हो रहा है? रावी नदी के तट पे हो रहा है, जहां पे भी मैंने लिख दिया है तिरंगा झंडा भी फहराया जाता है। किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। और कौन कर रहा है पूर्ण स्वराज की मांग? जवाहरलाल नेहरू साहब यहां पे कर रहे हैं। इसके बाद यहां पे एक मूवमेंट लॉन्च की जाती है साथ में ही, जिसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हिंदी वाले इसको क्या बोलेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है भाई, यानी इसका मतलब क्या है कि आपको अपनी जो पेशेंस है वो लूज नहीं करनी है, आपको वायलेंस नहीं करनी है, एक सभ्य तरीके से आपको सिविल डिसओबीडियंस करना है, यानी कि इन लोगों की बात सुननी नहीं है। मान लो कि कोई गोरा चलते बोल रहा है, अरे भाई वो ऐसा करो कि तुम ये रोड पे पत्थर गिरा हुआ है, इसको साइड में हटाओ, किसी भारतीय को बोल दिया। पहले क्या है कि किसी अफसर की सुन के वो हटा भी देता, अब वो क्या करेगा? वो उसको अनसुना करके बात को मान लीजिए कि निकल जाएगा पतली गली से, वो सुन ही नहीं रहा उसकी बात। तो ये क्या हो गया? एक तरह से सिविल डिसओबीडियंस, यानी कि रिस्पेक्टफुली किसी को बॉयकॉट करने वाली बात हो गई यहाँ पे। तो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखिए कि हमें आगे चल के एक और भी दिखाई देगी, जो क्विट इंडिया मूवमेंट होगी, उसको भी कई बार लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बोल देते हैं, लेकिन वो मैंने भी लिखा है उसको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि असली में जो मेन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो यहीं की है, इसी को आपको ध्यान रखना है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अगेन जो दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का बन रहा है, 1930 के अंदर ये पूरी की पूरी वाइड स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 1929 के अंदर की बातें हो रही है, और उस टाइम पे जो टाइम है ये दिसंबर 1929 का है। देखो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है, मैंने लिखी थोड़ी, फिर भी मेरे को डेट्स याद है, बहुत सारी चीजें याद है। ऐसे आपको भी याद रखनी है कि दिसंबर 1929 में ये सब चीजें हो रही हैं, ये हल्ला बोल रहे हैं कि भैया पूर्ण स्वराज चाहिए, और फिर ये भी बोल रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, आज से हम ना 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। क्या मनाएंगे? 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे। तो अब आप समझना कि ये दिसंबर 1929 में किस 26 जनवरी की बात कर रहे हैं? ये 1930 वाली 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे हल्ला काट रहे हैं। तो अब 26 जनवरी कब आएगी? दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी। और 1929 के बाद क्या आएगा? 1930। तो 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाएगा? ये कह रहे हैं हम क्या मनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, भारत का आजादी दिवस मनाएंगे। यानी कि अभी हुआ नहीं है भारत आजाद, लेकिन 26 जनवरी को 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे उस दिन। अब यहां पे आपको समझने वाली बात है, मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नवंबर के अंदर 1949 के अंदर ही बन चुका था, है ना, नवंबर में 1949 के अंदर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो चुका था, तो फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? जल्दी से मेरे को जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक बारी उत्तर दीजिए इसका, कि ऐसा क्यों किया गया। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, लोग सोचते भी नहीं होंगे इतनी चीजें जितनी मैं सोच के आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि नेहरू जी अड़ गए थे उस टाइम पे भाई मेरे। नेहरू जी बोल रहे थे, देखो देश आजाद हो रहा है 1947 के आसपास, फिर 1950 के अंदर देखिए 1949 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ है, तो वहाँ 1949 में जाके नेहरू जी देखिए एक अच्छी पोजीशन पे हैं, प्रधानमंत्री के लेवल पे हैं। अब बोल रहे हैं भाई कि मेरी बात सुनो तुम लोग सब, बोल रहे हैं कि हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे 1929 के अंदर कि हम 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो अब इंडिपेंडेंस डे तो हो नहीं सकता 26 जनवरी को, हो तो जब भारत के लोगों को आज़ादी मिलनी थी मिल गई। अब ऐसा थोड़ी कि नेहरू जी जाके अंग्रेजों को बोलेंगे कि अरे गोरा लोग तुम 15 अगस्त छोड़ो, थोड़ा सा 6-7 महीने और यहाँ पे राज करो, मैंने 26 जनवरी बोल रखा, तुम तभी हमें आज़ाद करके जाना। तो ये कितना नॉनसेंस लगता, तो ये तो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो फिर ऐसा करते हैं कि 26 जनवरी को संविधान ही लागू करवा देते हैं, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नेहरू जी ने उस टाइम पर बोला कि मैंने तो पहले ही बोल रखा था भाई 1929 के अंदर कि 26 जनवरी को देश आज़ाद होगा, तो चलो ऐसा करते हैं कि 26 जनवरी को हम संविधान लागू करेंगे। अब बेशक से बन गया, अभी इसको रख लो, थोड़े दिन बाद इसकी बात करेंगे, अभी मत बताओ किसी को, है ना। तो इस वजह से जो है उसको लटकाया गया, है ना। वो बोल रहे कि मैंने कह दी तो कह दी, वही वाली बात है ये, और कुछ नहीं है ना। तो बस मैंने कह दी तो फिर 26 जनवरी को क्या बनेगा? संविधान बनेगा, वही वाली बात है। तो अब आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है मेन याद हो गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझाई इसकी। अब हम बात करते हैं 1931 के सेशन की। अब जहाँ पे ही आपको एक और चीज़ समझनी है, आपको मैं साथ के साथ समझाता जाता हूँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। इन सब के बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि जब मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, तो चीज़ें आधी अधूरी ना पढ़ा के मैं पूरी ढंग से ही बता दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप यहाँ पे लिखिए 1930
1931 और 1932। यहाँ पे पहली होती है, यहाँ दूसरी हो रही है और यहाँ पे तीसरी हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस तरीके से आपको 30, 31, 32 लिख देना। ये यानी कि लॉन्च जो की जाती है ये पहली 30 में की जा रही है, नवंबर के आसपास में, है ना। हालांकि वो जनवरी 1931 तक चल रही है, तो बट ठीक है, लॉन्च के टाइम में हम देखेंगे तो 1930 में लॉन्च, फिर ये 31 में लॉन्च और ये 32 में लॉन्च की जा रही है। ठीक है भाई, अब आपको समझना है कि 1931 में कौन बन रहे हैं कांग्रेस के प्रेसिडेंट? यहाँ पे बन रहे हैं वल्लभ भाई पटेल साहब। और ये सेशन कहाँ हो रहा है? कराची के अंदर सेशन हो रहा है, जो आज की डेट में पाकिस्तान आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो कराची के सेशन में वल्लभ भाई पटेल साहब बन रहे हैं। अब ये मैंने बात क्यों बताई है, आगे चल के इसका लिंक है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखो इस सेशन के अंदर क्या हो रहा है, एक तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात की जा रही है और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्लान बनाया जा रहा है, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम बनाया जा रहा है। ये दो बड़े काम की जो है प्रस्ताव पारित हो रहे हैं। ये आपको ध्यान देखना है कि मौलिक अधिकारों का और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, इन दोनों की ही बातें अगर कोई पूछ ले कि कौन से कांग्रेस के सेशन में हुई, पूछा गया भी है और आगे फिर पूछा जाएगा, तो आपको उत्तर देना है कि 1931 के सेशन में हुई। और जहां पे ही साथ में देखिए कि लॉर्ड इरविन जो आया यहाँ पे, है ना, तो उसके साथ गांधी जी ने एक पैक्ट साइन किया। ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, इसको ये क्यों घटिया पैक्ट है, इसको मैं बताता हूँ इसका कारण। कि यहाँ पे इरविन देखिए कि गांधी को कन्विंस करने आ रखे हैं। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि 1930 के अंदर क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि हम यहाँ पे कम्युनल अवार्ड करेंगे, है ना। कम्युनल अवार्ड का मतलब है कि सबको, अलग अलग कम्युनिटीज़ को हम यहाँ पे अलग अलग इलेक्टोरेट दे देंगे। तो वो जो एक चीज़ है गांधी जी को पसंद नहीं है कि दलित्स को अलग इलेक्टोरेट दे दिया, सिख को अलग दे दिया, मुस्लिम को अलग दे दिया, तो ऐसे तो यूनिटी ब्रेक हो रही है भारत के अंदर, डिवाइड एंड रूल चल रहा है। तो गांधी जी को ये पसंद नहीं है। अब यहाँ पे इस वजह से क्या हो रहा है कि गांधी जी बोलते हैं कि कांग्रेस पहले सेशन को अटेंड नहीं करेगी कॉन्स्टिट्यूशन वाले को, कि 1930 का पहला गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना, लेकिन उसमें गांधी जी बोले कि मैं कम्युनिटी के आधार पर कुछ लिखने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे। तो इस वजह से पहला सेशन तो कांग्रेस अटेंड नहीं कर रही है। लेकिन यहां पे जब ब्रिटिशर्स को दिखता है कि बाकी सब कम्युनिटीज को बोल दिया, लेकिन कांग्रेस को भी कन्विंस करना जरूरी है क्योंकि इनके पीछे हुजूम बहुत है, तो इस वजह से वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों को कन्विंस करने के लिए हमें किसी को भेजना पड़ेगा। तो इरविन साहब को भारत के अंदर भेजा जाता है। उस टाइम का ये जो वाइसरॉय है, ये किससे बात कर रहा है? गांधी से बात कर रहा है। तो यहाँ पे बात हो रही है गांधी और इरविन के बीच में, और ये वही काला दौर है जब गांधी जी कन्विंस कर सकते थे इरविन को। भाई वो गांधी जी को कन्विंस करने के लिए आ रखा, तो गांधी जी भी उसको कन्विंस कर सकते थे कि भगत सिंह को आजाद कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पे वो ये वाली बात नहीं करते हैं। आप सोचेंगे कि क्यों? बेशक से गांधी जी ने पहले भगत सिंह को चिट्ठियां लिख रखी थी कि आप ये वायलेंस का रास्ता छोड़ दीजिए, हम आपके साथ हो जाएंगे, हम आपको छुड़वा लेंगे, लेकिन भगत सिंह ने इस चीज़ को बिल्कुल भी अग्री नहीं किया था। और वही है गांधी जी का हमेशा रहा है कि माई वे और हाई वे वाली बात है ना, कि या तो मेरे रास्ते पे चलो या फिर मेरे से ऊपर होके चलो वाली बात है, माई वे और हाईवे वाली बात। ठीक है, तो यही चीज हमें आगे सुभाष चंद्र बोस के केस में भी देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या है कि देखिए विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, तो भगत सिंह की विचारधारा कंप्लीटली डिफरेंट है, एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा है, जिसका सपोर्ट गांधी जी कर नहीं सकते हैं, इसलिए वो इरविन से बात नहीं करेंगे। यहाँ पे कंप्लीटली कोई बात नहीं, एकदम साइलेंस। जबकि इरविन बाद में खुद भी बोलता है ना, कि अगर इन्होंने बात की होती तो हम भी सोचते इस बारे में जरूर। लेकिन यहाँ पे देखिए कि वो कन्विंस कर रहे हैं इनको, गांधी जी को, कि आप आइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो ये अपनी नेगोशिएशन कर सकते थे। भाई कितनी बड़ी बात थी ब्रिटिशर्स के लिए, ये वैसे भी कोई सबूत नहीं था ब्रिटिशर्स के पास, जबरदस्ती भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा रहे थे ये लोग। तो इस वजह से क्या है, गांधी इरविन पैक्ट को आप याद रखेंगे, आज के बाद भूलेंगे नहीं इस चीज को भगत सिंह के नाम से। फिर इसके बाद देखिए कि होता क्या है कि एक्चुअली में गांधी जी कन्विंस हो जाते हैं कि चलो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में हम पहुंच जाएंगे आपके लंदन में। तो वहां पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं तो भैया खेल बदल जाता है, इरविन दिखाई ही नहीं दे रहा, वहां पे वेलिंगटन बिठा देते हैं, जबकि गांधी जी बात कर चुके हैं यहाँ पे कि हम कम्युनल अवार्ड नहीं होने देंगे। वेलिंगटन बोलता है कि हम तो करेंगे भैया, और वहां पे जाके गांधी जी की लड़ाई किससे हो रही है? BR अम्बेडकर साहब से हो रही है। अम्बेडकर साहब अपना मांग रहे, सिख अपना मांग रहे, मुस्लिम अपना मांग रहे कि भैया हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमारा तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। एक्चुअली में खतरा 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 सबको फील हो रहा है ये तो इस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि अंग्रेजों ने देखिए कि फियर ही ऐसा क्रिएट किया। बहुत तेज छुरी थे अंग्रेज, उनके सामने किसी का पार नहीं पा सकता था कोई, उनको पता था कि कैसे खेलना है डिवाइड एंड रूल से। तो इस वजह से यहाँ पे गांधी जी लड़ाई कर रहे हैं कि भैया नहीं होगा। उधर अंबेडकर साहब बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो करके मानूंगा, दलित के लिए चाहिए मेरे को, सप्रेस्ड क्लास के लिए चाहिए, आप तो दबा देंगे इनको, ये है वो है, तो वो सब चल रहा है वहाँ पे पूरा खेल। अब यहाँ पे चक्कर यही हुआ, लड़ाई होने के बाद जो है ये रद्द हो जाता है। कांग्रेस बोलती कि अगले किसी सम्मेलन में हम भाग नहीं लेंगे, तो नेक्स्ट किसी गोलमेज सम्मेलन में यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस भाग लेने से मना कर देती। जैसे गांधी जी वापस आते हैं, इन सबको जेल में डाल दिया जाता है, मैक्सिमम कांग्रेस को जेल में डाल के, और
इलीगल घोषित कर दिया जाता है। ये वही दौर था 1931-32 के आसपास का जितना भी दौर है आप देखेंगे तो वो कांग्रेस को कंप्लीटली इलीगल डिक्लेयर कर देती है ब्रिटिशर्स कि भैया ये इलीगल है, इनकी कोई बात मत मानो, और इनके सब लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिया। अब ऐसे में देखिए कि B.R. अम्बेडकर को बहुत सारे लोग कन्विंस करते हैं कि आप ऐसे मत कीजिए क्योंकि गांधी जी वहाँ यरवदा जेल में बैठे हैं अनशन पे, ठीक है, कि भैया मैं तो सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट होने नहीं दूंगा। इस चक्कर में क्या है कि फाइनली अंबेडकर साहब की उनको कुछ हो ना जाए, है ना। अब वही वाली बात है कि मतभेद है मनभेद नहीं है वाली कहानी है, तो वो कन्विंस हो जाते हैं। तो गांधी जी की तरफ से कौन आते हैं, मदन मोहन मालवीय साहब, और इधर अंबेडकर साहब आते हैं, और फिर जाके वो 32 के आसपास में पूना पैक्ट एक साइन हो रहा है। तो वो कहानी है जो वो हम अलग दौर में पढ़ेंगे, अभी अलग तरीके से पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरीज के बारे में जब पढ़ेंगे, बट मैं एक यहाँ पे लिंक क्रिएट कर दिया है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन भाग ले रहा है, यहाँ पे INC भी भाग ले रही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि गांधी जी जो है यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व वो करेंगे, और गोलमेज में वो सेकंड वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे भाग ले रहे हैं। तो मैंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आपको बता दिया, ऐसे टकाटक याद होना चाहिए तुम्हें भी मेरी तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का मैंने बता दिया। तो इस वाली में जो है गांधी जी गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन व्यक्ति गया था। आपसे ये पेपर में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस भारतीय लीडर ने भाग लिया था। जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हो कमेंट करके मेरे को बताओ, ठीक है। आई होप कि ये वाला पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। B.R. अम्बेडकर साहब जो लोग बोल रहे हैं एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, B.R. अम्बेडकर साहब ने सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लिया था। चलिए अब हम पहुंच चुके 1934 में, ऑलमोस्ट आज़ादी के पास हम पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। आप देखिए कि 1934 में यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जो है वो बॉम्बे के अंदर प्रिजाइड कर रहे हैं, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ये वही राजेंद्र प्रसाद है जो आगे चल के भारत के क्या बनेंगे, प्रेसिडेंट, प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे। ये बॉम्बे के अंदर कांग्रेस के सेशन को लीड कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रही है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, कांग्रेस के। हर पार्टी का भी तो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि हम इस तरीके से चलाएंगे। जैसे आज मोदी जी ने बना रखा है अपना बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन कि 75 साल के बाद हम हर व्यक्ति को रिटायर कर देंगे, है ना। तो हो सकता है वो खुद भी रिटायर हो जाए, वही वाली कहानी है। तो इस तरीके से देखिए कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस का भी है एक, तो उसके अंदर जो अमेंडमेंट हो रही है वो राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम में 1934 में हो रही है। ये फोटो लगा दी है, यहाँ से आपको चीज़ें याद रहेंगी। फिर उसके बाद देखिए समझना 1929 का सेशन नेहरू जी का बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने पहले ही बता दिया, पूर्ण स्वराज की मांग हुई, सिविल डिसोबीडियंस हुई, रावी नदी के किनारे पे ये सब हुआ। 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, जबकि भारत आज़ाद नहीं था फिर भी मनाया जाएगा, वो सब हुआ। अब यहाँ पे 1929 के बाद 1936 और 1937 का सेशन भी नेहरू साहब का ही है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि दादा भाई नौरोजी के भी 3 सेशन है और नेहरू साहब के भी 3 सेशन है। तो मैक्सिमम सेशन किसके हैं, नौरोजी साहब के हैं और नेहरू साहब के हैं। ये दोनों लोगों ने सबसे ज़्यादा सेशंस के अंदर ये प्रेसिडेंट बने हैं। तो 1936 और 37 का सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो 29 वाला है वो तो लाहौर में रखा गया था, मैंने बता दिया था आपको। अब जो 36 वाला है वो लखनऊ में रखा गया, और 37 वाला जो है वो फैजपुर में रखा गया। ये 36 और 37 वाला इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आप समझेंगे कि क्यों। देखो 1936 वाले सेशन में नेहरू जी ने बोला, जो लखनऊ में रखा गया था, कि हम जो है सोशलिस्टिक आइडियाज़ को फॉलो करेंगे, यानी कांग्रेस जो है वो सोशलिस्ट विचारधारा को फॉलो करेगी, वो कैपिटलिस्ट को नहीं करेगी। अब इसका मतलब क्या है कि पूंजीवादी, है ना। कैपिटलिस्ट मतलब होता है पूंजीवादी, जैसे कि भारत के अंदर अगर व्यापार देना है तो अरबपतियों को ही दे दो, यही सब कुछ करेंगे, अंबानी अडानी ही सब कुछ करेंगे, है ना। बाकी सब तो लल्ले हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो यानी कि सारा पैसा एक आदमी को दे दो, 2 आदमी को दे दो, 10 आदमी को दे दो इनको, तो वो हो गया एक कैपिटलिस्ट विचारधारा। लेकिन वहीं पर दूसरी विचारधारा ये भी हो सकती है कि हम भारत के अंदर एक आदमी को अरबपति नहीं बनाएंगे, हम मान लो 100-200 आदमियों को करोड़पति बनाएंगे। ऐसा भी तो एक विचारधारा हो सकती है कि इस व्यक्ति को भी बिजनेस दिया जाएगा, है ना। हम उस आदमी को ही क्यों दें, हम सब कुछ अडानी को ही क्यों दें, क्यों हम सारी तेल के, गैस के, है ना, अनाज की सब चीज़ें, पेट्रोल की हर चीज़ उसको दे दें। ऐसा थोड़ी होगा, है ना। एयरपोर्ट भी उसको ही दे दें। हम इससे अच्छा क्या करेंगे, इस व्यक्ति को एक चीज़ दे देंगे, इसको एक चीज़ दे देंगे, इसको एक चीज़ दे देंगे। तो ये एक सोशलिस्ट विचारधारा हुई कि हर व्यक्ति इससे अपलिफ्ट होगा। बहुत सारी जनता जो है वो करोड़पति बन रही है एक तरह से। तो वो एक तरह से मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया कि सोशलिस्ट विचारधारा क्या होती है। इसका एडोप्शन जो है इसके तरफ, इस आइडिया की तरफ पुश जो किया था जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था, लखनऊ के सेशन में किया था 1936 के अंदर। इसके बाद 1937 का सेशन को स्टार मार्क कर लो।
जैसे 29 का इंपॉर्टेंट था, ऐसी 37 का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला ऐसा सेशन था जो फैजपुर के अंदर है ना रखा गया। ये एक्चुअली में जलगांव के पास है फैजपुर, वहां रखा गया था। ये पहला गांव के अंदर सेशन रखा गया था। इससे पहले कभी भी कांग्रेस ने कोई सेशन गांव में नहीं रखा, जबकि गांधी जी बोलते थे कि भारत की आत्मा तो गांव में बसती है। तो इन्होंने सोचा कि चलो अगर आत्मा गांव में बसती है तो आज आत्मा से मिलने चलते हैं। तो इनको बहुत समय बाद याद आ गया कि चलो चलते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, तो चलो हम चलते हैं पहला रूरल सेशन रखने, जो कि हम रखेंगे एक गांव के अंदर, जो कि गांव कौन सा है? फैजपुर गांव है। याद हो गया? सब याद हो गया तुम्हें। यही चीज मैंने यहाँ हिंदी में भी बता दी है, समाजवादी विचारधारा के बारे में बता दिया। पहला ग्रामीण सत्र जो है वो कांग्रेस का बता दिया, 1937 का हो गया। तो ये इस तरीके से आपको नेहरू जी का फोटो देख के हर चीज याद हो जाएगी। चलिए अब आ गए हम 1938 में। ये इस महान व्यक्ति की बातें अब करनी शुरू कर देंगे हम, सुभाष चंद्र बोस की। यहाँ पे देखिए कि हरिपुर के अंदर ये सेशन रखा जाता है, और जब इलेक्शन होते हैं तो फुल ऑन मेजोरिटी के साथ कौन जीतता है यहाँ पे? सुभाष चंद्र बोस, वन एंड द ओनली वन सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो है यहाँ पे जीतते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। और मैंने बोला था प्रेसिडेंट के नीचे एक वर्किंग कमेटी होती है जो सारा का सारा काम करती है, और फिर एक कॉल प्रेसिडेंट से लेनी होती है, उससे इनपुट लेने होते हैं, और इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम इनका चलता था। फिर यहाँ पे क्या बनता है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है, जिसको कि सेटअप किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के अंडर में। ये इसी दौरान पे होता है। उस टाइम पे देखिए कि दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आगे सक्सेसर बन सकते हैं कांग्रेस के, जिनकी से बहुत ज़्यादा है एक तरह से आप समझना। सबसे टॉप पे तो महात्मा गांधी साहब हैं, लेकिन उनका समय तो अब जाने वाला है ना, धीरे धीरे अब आगे बढ़ना है, तो वो कितनी देर तक संभालेंगे? तो आगे जो वो देखते हैं महात्मा गांधी, दो लोगों को यहाँ पे देखते हैं, लेकिन उनमें से भी वो सबसे ज़्यादा जो चाहते हैं वो किसको चाहते हैं? नेहरू जी को चाहते हैं। लेकिन दूसरे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ये दो लोग बहुत काबिल थे। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि गांधी जी ये चाहते थे कि जिस नाव में मैं जा रहा हूँ आपको उसी नाव में आना पड़ेगा, आप अपनी नाव अलग से मत लेके आइए, है ना। यानी कि आप अपनी विचारधारा कांग्रेस के अंदर मत ठूसिए, आपको वही विचारधारा इस्तेमाल करनी है जो कांग्रेस में चल रही है। अब यहाँ पे देखिए कि 1939 के सेशन में मैंने यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद लिख दिया, जबकि त्रिपुरी के अंदर हुआ क्या था वही खेल अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। त्रिपुरी के अंदर क्या हुआ था? इलेक्शन तो हुए थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि भैया सुभाष चंद्र बोस इस इलेक्शन में खड़े हों, लेकिन दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर साहब चाह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस खड़े हों। समझ रहे हैं? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस 1 साल तक बन चुके हैं, इनकी एक अलग माइंडसेट है, अलग विचारधारा है, ये थोड़ा अलग तरीके से चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही हैं। और दूसरा कारण एक था कि गांधी जी चाह रहे थे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने यहाँ पे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मुस्लिम्स को भी एक तरीके से यहाँ पे लेके आया जा सके और कम्युनल दंगे भारत में ना हो। एक उनका ये चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि जब आज़ाद साहब देखते हैं कि सुभाष खड़ा हो रहे हैं, तो वो बोलते, दोनों ही कलकत्ता से हैं, तो वो बोलते हैं कि भैया हम नहीं खड़े होंगे, वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही ये होता है तो महात्मा गांधी नेहरू जी को खत लिखते हैं कि भैया बात ऐसे है कि अगर ये नहीं आज़ाद नहीं तो फिर मेरी तरफ से पत्ता भी सीतारमैया खड़े होंगे, है ना, और आप देख लीजिए, या फिर आप खड़े हो जाइए। तो नेहरू साहब को ऑप्शन दिया जाता है, तो नेहरू साहब बोलते हैं कि मेरी अभी इच्छा नहीं है खड़े होने की। तो फिर महात्मा गांधी बोलते हैं कि ठीक है, अब पी सीतारमैया जो है, पत्ता भी सीतारमैया, उनको खड़ा कर देते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पे वही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब ये बहुत लंबी वार्ताएं चलती हैं ना, तो बहुत चीज़ें होती है, वो उसको खत लिख रहे हैं, वो उसको खत लिख रहे हैं, इस तरीके से बहुत रोष प्रदर्शन चलता है। गांधी जी को टैगोर साहब फिर खत लिख रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि सुभाष खड़ा हो इस बार, लेकिन गांधी जी वापस से उनको लिखते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि सुभाष खड़ा हो। अगर सुभाष यहाँ पे आएगा, प्रेसिडेंट बनेगा, तो फिर बंगाल में बहुत सारा करप्शन फैल गया, तो मुझे लगता है सुभाष को उस तरफ ज़्यादा काम करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। तो ये इस तरीके की चीज़ें जो हम आपस में बहुत खींचातानी यहाँ पे चल रही है। इस वजह से क्या हो रहा है कि अगेन बात इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है कि सुभाष चंद्र बोस पीछे हटने को रेडी नहीं। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि मेरे को प्रेसिडेंटशिप का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक नाम सजेस्ट करते हैं कि हाँ ये लीडर मेरे को अच्छे लग रहे हैं। लेकिन फिर वो क्या होता है कि वहाँ पे भी आचार्य देव का नाम वो सजेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग उसके लिए भी कन्विंस नहीं होते कि नहीं, उनको भी हम यहाँ पे जगह नहीं देंगे, हम पी सीतारमैया को ही बनाएंगे, या तो आज़ाद या पी सीतारमैया। लेकिन अब आज़ाद साहब हटते हैं तो सुभाष चंद्र बोस इसका भी विरोध करते हैं कि भैया आज़ाद साहब हट रहे हैं तो ये भी उचित नहीं है। लेकिन वही चीज़ है कि वो इतना ज़्यादा रायता फैल जाता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल हटने को रेडी नहीं थे, क्योंकि टैगोर साहब कह रहे थे कि नहीं भैया हटना नहीं है तुम्हें, तो इस वजह से वो इलेक्शन लड़ लेते हैं। अब यहाँ पे गांधी जी भी स्प्रेड कर देते हैं कि भैया जिसने पी सीतारमैया को वोट डाला तो समझ लेना कि गांधी को वोट डाला, है ना। तो अब ये ऐसी कहानी फैल जाती है, पूरा जोर लगा देते हैं गांधी जी, लेकिन फिर भी कौन जीतता है? सुभाष चंद्र बोस जीतता है। और बाद में फिर गांधी जी को ये एडमिट करना पड़ता है कि भैया ये सीतारमैया की हार नहीं है, ये तो गांधी की हार है।
और वहाँ पे भाई साहब अपना मुंह फुला लेते हैं, वो अपना निकल लेते हैं अपने आश्रम को कि भैया अब मैं तो इसमें ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करूँगा क्योंकि सुभाष की आइडियोलॉजी अब अलग हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए कि दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है, क्रिएट हो जाता है। उधर से सुभाष चंद्र बोस साहब बोल रहे हैं कि भैया वर्किंग कमेटी जो है वो मेरे अंडर काम करेगी और मैं बहुत सारे नई इनोवेशंस करूंगा, लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि ऐसा तो सिस्टम ही नहीं था कभी, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकता। मैंने बताया ना आपको कि ये प्रेसिडेंट है, नीचे वर्किंग कमेटी है, तो ये जो वर्किंग कमेटी है इनका डिसीजन प्रेसिडेंट को मान्य करना होगा, अपने इनपुट दे सकता है। वो बोलते हैं कि कांग्रेस तो ऐसे ही काम करती है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि नहीं, हमें इनोवेशंस की जरूरत है, हमें कुछ नया करना पड़ेगा। गांधी जी नहीं मानते हैं। ऐसे में फिर बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो यहाँ पे बोलते हैं कि भैया हमारे पास दो नाव हैं, ये दो नाव हैं, एक में जो है सुभाष है और एक में गांधी है। तो वो बोलते हैं कि जो गांधी की नाव है वो पुरानी है और गांधी जो है अच्छे सेलर भी हैं, तो हमें ये लग रहा है कि ये तो हमें किनारे पे पहुंचा देंगे, तो क्यों ना हम गांधी की नाव में चढ़ जाएं, है ना। सुभाष की नाव में चढ़ने की क्या जरूरत है जिसमें ऑलरेडी छेद है, ये बोल रहे हैं, है ना, तो छेद है तो डूब जाएगी। सुभाष साहब बोलते हैं कि ठीक है तुम मेरी नाव में नहीं चढ़ सकते, कम से कम अपनी नाव के साथ मेरी नाव को जोड़ लो, ये कर लो। तो वो बोलते कि नहीं, अगर हम छेद वाली नाव को जोड़ेंगे तो हमारी नाव भी डूब जाएगी, तो हम ये भी नहीं कर सकते हैं। तो मुद्दे की बात ये थी कि यहाँ पे जो वर्किंग कमेटी ऑलरेडी थी वो ही बॉयकॉट कर देती है और सुभाष चंद्र बोस का बिल्कुल यहाँ पे अग्री नहीं कर रही है, वो बनने के बाद भी अग्री नहीं कर रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एट द एंड जब सुभाष चंद्र बोस देखते हैं कि भैया ये इस तरीके से कहानी नहीं चल पाएगी, यहाँ पे तो सब कुछ ही छितर बितर हो गया है, कोई सेंस नहीं बैठ रही है, तो इस वजह से वो खुद ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि भैया यहाँ पे मुझे विद डिग्निटी निकलना ही उचित रहेगा। तो वो जो है क्योंकि गांधी जी के सब प्रेशर के अंदर वो अपना रेजिग्नेशन यहाँ पे साइन कर देते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। और यहाँ से निकल कर आगे फिर जो है बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो अपने अलग एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। वो आगे चल के फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना करेंगे, फिर वो कैसे INA के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो सब चीज़ें जो है हम सुभाष चंद्र बोस के अंदर देखेंगे। जब वो हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो पूरा देखेंगे, यहाँ पे अभी हम टच करके इस चीज़ को जा रहे हैं। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन वहाँ पे री इलेक्शन होने के बाद क्योंकि वो रेजिग्नेशन दे देते हैं तो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं त्रिपुरी के सेशन में। समझ गए इस चीज़ को। सुभाष चंद्र बोस री इलेक्टेड, वो मैंने लिख दिया, रिजाइन कर गए और ठीक है, बस ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हिंदी में भी ये सब चीज़ें मैंने लिख दी, मैंने कहानी पूरी समझा दी आप लोगों को। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको दिमाग में से निकलेगी बाहर, एकदम याद हो जाएंगी। अब देखिए 1940 में हम पहुंच चुके हैं। ये अबुल कलाम आज़ाद साहब जो हैं यही हैं जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जिनको खड़ा किया जाना था गांधी जी के द्वारा, लेकिन अब जाके इनका 1940 में आ रहे हैं ये, क्योंकि गांधी जी चाह रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, सिंपल सी बात है ना, उनकी आइडियोलॉजी है सब कुछ। तो अबुल कलाम आज़ाद साहब को यहाँ रामगढ़ के जो सेशन में प्रेसिडेंट बना दिया जाता है ताकि कम्युनल दंगे ना हो। और आप देखिए कि कुछ लोग जो हैं मुस्लिम्स वो अभी भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुस्लिम लीग में जुड़े हुए हैं। और आपस में मुस्लिम्स की भी एक पूरी कहासुनी चल रही है कि आप मुस्लिम लीग जो बोलती है कि हम मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन वहीं पर जो कांग्रेस के अंदर मुस्लिम है वो बोलते हैं हम हैं मुस्लिम्स के असली रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये ही एक इशू जो है आगे तक हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए एक सिविल डिसोबीडियंस यहां भी स्टार्ट होती है, लेकिन इस सिविल डिसोबीडियंस को आप वैसी वाली सिविल डिसोबीडियंस मत समझ लेना गलती से। एक्चुअली में क्या है कि यहां पे भारत छोड़ो के नारे लगने थे, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होनी थी, उसको सिविल डिसोबीडियंस बोला गया कि यहां वायलेंस कुछ नहीं करेंगे, एक सिविल तरीके से सभ्यचारिक तरीके से रिस्पेक्टफुली हम अपनी मूवमेंट करेंगे। तो ये वो वाली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं है, वो नेहरू जी ने जो स्टार्ट की थी, आप उसको ध्यान रखिएगा। नेहरू जी ने जो वहां पे ऐलान कर दिया था, है ना, वो जब हम अलग से जब डिटेल में पढ़ेंगे तब भी देख लेंगे, लेकिन ये सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट का मतलब है क्विट इंडिया मूवमेंट से। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, एक तरह से ये मूवमेंट जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का एक तरह से ड्राफ्टिंग कह लीजिए आप। ठीक है भाई, अब इसके बाद 1941 से 45 के बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं। यहां पे देखिए कि एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो रही है, फिर रॉयल इंडियन नेवी के अंदर म्यूटिनी हो जाती है कि बहुत सारे जो इंडियन नेवी के अंदर सोल्जर्स हैं वो म्यूटिनी कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो दंगा फसाद करे, जिसकी वजह से अब कांग्रेस को लग रहा है कि हम ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज हैं इंडिपेंडेंस के, तो यहाँ पे अब दंगा हो रहा है और बहुत सारे लोग सपोर्ट में अगर आ जाएंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि फिर हम भारत को आज़ाद कैसे करवाएंगे, हमारी तो पॉलिसी नॉन वायलेंस की है। तो वहाँ पे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेज देते हैं उनसे नेगोशिएट करने के लिए, और वल्लभ भाई पटेल साहब फिर उनको कन्विंस करते हैं और बोलते हैं कि अगर आप सरेंडर कर देंगे तो हम एक को भी एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। और फाइनली फिर किसी को एग्जीक्यूट तो नहीं किया जाता है,
और बट क्या है कि बहुत सारे लोग का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। कोर्ट मार्शल देखिए किया जा रहा है, लेकिन आप समझना कि वो जो जितने भी 300 साढ़े 300 लोगों का कोर्ट मार्शल किया जाता है, कम से कम बहुत सारे लोग तो बच जाते हैं कि उनके ऊपर प्रूव ही नहीं हो पाते ये चीज़, एलिगेशन। लेकिन आप देखिए कि उनको भारत के आज़ाद होने के बाद भी नहीं लिया जाता है, ना पाकिस्तान वाले लेते हैं उनको, ना इंडिया वाले लेते हैं। आप समझिए उन लोगों की दुविधा कितनी कैसी रही होगी, है ना। वो लोग एक भारत के हित में कर रहे हैं चीज़, लेकिन फिर भी उनको वापस से नहीं लिया जाता आर्मी के अंदर। फिर उसके बाद जो है एक इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हैं, आईएनए ट्रायल्स की बात करते हैं, ये कैसे सुभाष चंद्र बोस से लिंक्ड है, क्या ये हेल्प करेंगे, वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए कि ये इनके साथ भी सेम यही सिनेरियो कि इधर भारतीय खड़े हैं, इधर इंडियन नेशनल के सोल्जर्स खड़े हैं, दोनों ही तरफ भारतीय हैं, दोनों को ये लड़ाई करवाएंगे, बट एंड में उनको सरेंडर ही करना पड़ रहा है आईएनए वालों को। और यहाँ पे इनको कन्विंस किया जाता है कांग्रेस के द्वारा कि हम आपके जो केस है लड़ेंगे, और इनका केसेस को ना रेड फोर्ट के बाहर खुले में सुना जा रहा है भाई, खुले में सुना जा रहा है। और वहां पे देखिए कि सोचा जा रहा है कि सजा देंगे सजा देंगे, लेकिन उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वर्ल्ड वॉर का टाइम भी देखिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम के आसपास की ये बातें हैं, तो वो भी एक सिनेरियो था। तो थोड़ा सा प्रेशर होने की वजह से और भारत के लोगों के अंदर उस टाइम पे बहुत एग्रेशन होने की वजह से, क्योंकि अब भारत ऑलमोस्ट आज़ाद होने वाला है, एक लेवल बन चुका है भारत के अंदर, इंडियन लीडर्स का भी लेवल बन चुका है। तो और ऊपर से लॉयर्स ही हैं सारे के सारे, तो जो है नेहरू साहब, वल्लभ भाई पटेल साहब, ये सब लोग कि क्या है कि इन लोगों का केस लड़ रहा है आईएनए वालों का। यहाँ पे देखिए कि जो मेजर लीडर्स हमें आईएनए ट्रायल्स के अंदर देखने को मिलेंगे, शाह नवाज खान जो कि एक मुस्लिम है, गुरबख्श सिंह ढिल्लों जो कि एक सिख है, प्रेम सहगल जो कि एक हिंदू है। आप देखिए कि तीनों ने यूनिटी बना के आईएनए के अंदर पूरे का पूरा धावा बोला था कि भैया हमें भारत को आज़ाद करवाना है। वो अलग बात है कि कांग्रेस लीडर्स के इंटरवेंशन के बाद जो है इन लोगों ने गिव अप किया है। तो वहाँ पे इनके ऊपर ट्रायल्स चलाए जाते हैं। पहले ट्रायल में कुछ नहीं निकल के आता है, ब्रिटिशर्स कुछ कर ही नहीं पाते, फिर दूसरे ट्रायल में इनको कोर्ट मार्शल का आदेश दे दिया जाता है, लेकिन ये कोर्ट मार्शल कभी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया के लोगों का प्रेशर ही बहुत ज़्यादा था। तो यहीं से इंडिकेशन दिख रहे थे कि भारत की आज़ादी का समय अब आ गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1941 से 45 के बीच में ही बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो नेगोशिएशन की बातें चल रही थी, क्रिप्स मिशन चल रहा था, वेवल प्लान की बातें चल रही थी, कैबिनेट मिशन की बातें चल रही थी। अब ये बातें यहाँ पे बताना मुश्किल है अभी, है ना। ये सब मैं अलग से जो सेशन है ना पूरे का पूरा, जो हमारा रेवोल्यूशनरी का सेशन रहेगा, जो एक टाइमलाइन के साथ चलेगा, उसमें बताऊंगा। अभी तो सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इन टाइमों के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी, फिर नहीं तो समझ ही नहीं आएंगी चीजें। फिर ऑन अकाउंट ऑफ दीज इवेंट्स तो यहाँ पे नो कांग्रेस सेशन जो है, कोई भी कांग्रेस सेशन, क्योंकि इतना तामझाम हो रहा है तो कोई भी कांग्रेस सेशन यहाँ पे नहीं रखा गया था। ठीक है, तो ये रॉयल इंडियन नेवी के आंदोलन के बारे में बोल दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बता दिया, आज़ाद हिंद फौज के ऊपर जो ट्रायल चला उसके बारे में मैंने पूरी का पूरी घटनाओं के बारे में बता दिया। पी सीतारामैया कौन थे, इनका क्या चला वो मैंने बता दिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बता दिया, हर चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी है। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को गलती से भी वो वाला मत समझ लेना जो 1929 में नेहरू साहब ने बोला, वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है। अब हम ऑलमोस्ट आप अपनी आखिरी की स्लाइड्स में ही हैं। अब आप ये देखिए कि 1946 के अंदर यहाँ पे क्या है कि जीवत राम भगवान दास कृपलानी, जिनको कि जेबी कृपलानी भी बोल दिया जाता है, आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखना है तो जीवत राम भगवान दास कृपलानी को आप जेबी कृपलानी भी बोल सकते हैं। ये यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं, और कहाँ बनते हैं? मेरठ के अंदर बनते हैं। अब ये जो है आपको समझना है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कांग्रेस का था बिफोर इंडिपेंडेंस लास्ट सेशन, क्योंकि 1946 में बन रहे हैं तो 1947 तक तो रहेंगे ये, और 1947 में क्या हो रहा है? भारत आज़ाद हो रहा है। तो उस टाइम पे जब भारत आज़ाद होता है तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो आज़ादी से जस्ट पहले के कांग्रेस के सत्र में, यानी जो कांग्रेस का आज़ादी के टाइम में अंतिम सत्र आप कह लीजिए, जो आज़ादी के बाद की बात हो रही है ना, आज़ादी के टाइम की बात हो रही है, तो उसमें कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ये आपको ध्यान रखना है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, और ये लास्ट सेशन ही एक तरह से कह सकते हैं इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले का। अगर इंडिपेंडेंस के बाद की बात करेंगे तो वो भी सेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस के सेशन होने बंद हो गए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बाद में भी हो रहे थे। अब वो कैसे हैं वो आप देखिए कि 1948 में फिर से एक सेशन होता है कांग्रेस का, जिसके अंदर पी सीतारामैया, पत्ता भी सीतारामैया को बनाया जाता है। पहले तो हार जाते थे ये सुभाष चंद्र बोस से, लो बनवा लो फिर, है ना, तो तब तो बनना नहीं पाए, तो अब कहाँ है? अब जाके बन रहे 1948 में, और यहीं पे ही जेएल नेहरू साहब भी बन रहे हैं। तो दोनों मिलके जो है जयपुर का सेशन लेते हैं। और ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है?
उसको भी स्टार मार्क करो, क्योंकि आज़ाद भारत का ये सबसे पहला आईएनसी का सेशन है, फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस है ये कांग्रेस का, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट सेशन है इंडिपेंडेंस के टाइम का और ये इंडिपेंडेंस के बाद का ये पहला सेशन है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भारत की आज़ादी के समय 1947 में हुई है, ये तो 1948 में हुआ है, तो आज़ादी के समय का ये हो गया जेबी कृपलानी। और अगर आज़ादी के बाद का पहला सेशन बोला गया तो पत्ताभी सीतारामैया और जेएल नेहरू के द्वारा लिया गया, समझ गए। और फिर 1948 के अंदर क्या होता है, गांधी जी की हो जाती है डेथ। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे आते हैं और गांधी जी के यहाँ पे आप देखिए कि बहुत सारी गोलियां चलाते हैं गांधी जी के ऊपर, और उनके आखिरी शब्द क्या थे गांधी जी के, है ना, हे राम, याद होगा आपको। तो नाथूराम गोडसे यहाँ पे गांधी जी की एक तरह से हत्या कर देते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ जेबी कृपलानी साहब लगा दिया मैंने, पी सीतारामैया लगा दिया, नेहरू साहब लगा दिया, गोडसे साहब लगा दिया, गांधी साहब लगा दिए, सबको लगा दिया मैंने यहाँ पे, है ना। अब आपका भी यही काम है कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। मोटे तौर पे तो हमने कर लिया सारे का सारा, लेकिन अब मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स बता देता हूँ आज के सेशन की, जो मुझे लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने छोड़ दिया तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे कि स्वराज की, अगर जितने भी लोगों थोड़ा पार्टिसिपेट करो भाई, अब कि स्वराज की जो घोषणा है सबसे पहली बार कांग्रेस की किस सेशन में हुई थी, कहां पे हुई थी, किसने की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1906 का सेशन जो था कलकत्ता के अंदर हुआ था, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी घोषणा की थी। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि 1906 का कलकत्ता का सेशन आप स्टार मार्क करके रख लो, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद पहली वुमेन प्रेसिडेंट की अगर बात करते हो तो 1917 के सेशन के अंदर कलकत्ता के अंदर एनी बेसेंट है, तो आप देखिए कहाँ है, यहाँ देखिए 1917 एनी बेसेंट। लेकिन वहीं पर 1925 का जो कानपुर का सेशन है वहाँ पर कौन बनती है, सरोजनी नायडू बनती है। ऐसे याद होना चाहिए आपको चीज़ों को, है ना। ये तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया कि मेरे को सब चीज़ें लिखनी ना पड़े, बट आपको भी चीज़ों का ऐसे सीक्वेंस याद रखना है, तभी बात बनेगी। तो ये पहली इंडियन वुमेन जो है सरोजनी नायडू है, 1925 कानपुर का, ठीक है। उसके बाद 3 विमेन ऐसी हैं जो कांग्रेस के अंदर लीडर बनी है, मैं औरतों की बात कर रहा हूं। एक तो हो गई एनी बेसेंट, दूसरा होगी सरोजनी नायडू, तीसरा होगी नलिनी सेन गुप्ता। ये तीनों का ही मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया ताकि आपको तीनों ही याद हो जाए। अगर मैक्सिमम प्रेसिडेंट्स की बात करेंगे तो 2 लोगों का नाम मैंने आपको बता रखा है, एक दादा भाई नौरोजी 3 बार बने और दूसरा जेएल नेहरू साहब 3 बार बने। नेहरू साहब का बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 में, 36 में और 37 में बने हैं, ये देख लो कहाँ गया, 29, 36, 37 में, ठीक है। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आपको याद रखना है। और दादा भाई नौरोजी का 86, 93 और 1906 वाला, यही 1906 का सेशन है जिसके अंदर वो स्वराज की घोषणा करते हैं, और 4 चीज़ों की घोषणा करते हैं। वो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं अगर आपने पूरा सेशन देखा है तो वो कौन सी 4 चीज़ों की घोषणा करते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद आपको देखिए कि कलकत्ता सेशन जो 1896 का होता है, वहाँ पर पहली बार फर्स्ट टाइम वंदे मातरम सॉन्ग गाया जाता है, ठीक है। तो वो वंदे मातरम सॉन्ग की जो पहली बार गाया जा रहा है वो कहाँ पे गाया जा रहा है, 1896 में गाया जा रहा है, पूरा का पूरा मैंने बता दिया। और वंदे मातरम को कंपोज किसने किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये पूरा का पूरा आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्फेसाइज कितना डाला गया, कि बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, कौन कौन से सेशंस में दिया गया। तो पहली बार तो इलाहाबाद का जो सेशन हुआ था 1888 उसके अंदर, और दूसरा पूना का सेशन हुआ था 1895, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज डाला गया था। इसके अलावा ऑल इंडिया खादी बोर्ड का कई बार पूछ लिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। तो ये जो है 1923 का दिल्ली में सेशन होता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है कि इंडिया के अंदर खादी बोर्ड भी बनाया जाएगा। लेकिन इसको कंपलसरी कब किया जाता है, इसको गुवाहाटी के जो 1926 का सेशन है उसके अंदर कंपलसरी किया जाता है। इसके अलावा मैंने बोला था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जब कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है तो अंग्रेज क्या बोलते हैं कि अब कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं। तो 1932 से लेकर 1934 के आसपास के टाइम में कांग्रेस को इलीगल इन्होंने डिक्लेयर कर रखा था, ठीक है भाई। एक सेकंड रुकिए आप। और इसके अलावा ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस जो है 1927 की, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल जरूर बनता है। कई बार क्या है कि ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि तो ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1927 में हुई, किसने लॉन्च की, कौन था इसके पीछे, तो मार्गरेट कजन्स थे। सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो विमेन के अंदर देखिए कि एजुकेशन की लहर लेके आना, क्योंकि विमेन उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होती थी। एक तो ये इसका इंपॉर्टेंट था ऑब्जेक्टिव, और दूसरा क्या था, विमेन और चिल्ड्रन का तो था ही, और एक और चीज़ है, देखो याद रखने की कोशिश करोगे चीज़ें तो याद रहेंगी, ऐसे ही फिर याद नहीं रहेंगी, है ना। एक और चीज़ है कि विमेन के राइट्स की बात करना, ठीक है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना यहाँ पे,
एजुकेशन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन और दूसरा वीमेन के राइट्स की बात करना है। देखो ऐसे मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, फिर भी मैं चीज़ें रिकॉल करके आपको बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो मैं देख के भी बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद जो है महारानी गायत्री, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ठीक है याद कर लीजिए कि महारानी गायत्री देवी जो है ये स्वतंत्रता पार्टी की मेंबर रही है बहुत लंबे समय तक, 67 से लेकर 71 तक, और ये स्वतंत्रता पार्टी को सी राजगोपालाचारी ने बनाया था, ये भी बहुत बड़े लीडर एक रहे हैं। तो आपको यहाँ से ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। यही चीज़ मैंने हिंदी में भी बता दिया कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड कब बना, इसको अनिवार्य कब किया गया ये बता दिया है। फिर भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में किसके द्वारा किया गया, मार्गरेट कजन्स के द्वारा किया गया, और किस लिए किया गया, महिलाओं के अधिकार के लिए और उनके अंदर एजुकेशन के लिए, है ना, शैक्षिक प्रयासों के लिए। तो ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, महारानी गायत्री देवी का भी बता दिया। तो कुल मिला के मैंने आपको पूरे का पूरे सेशन का निचोड़ बता दिया, इंपॉर्टेंस बता दिया, और मेरे को नहीं लगता कि पूरे सेशन में मैंने एनर्जी की 1% भी कमी रखी हो। पूरे सेशन में जबरदस्त एनर्जी और एक एक चीज वो बताई है जो कि तीर सीधा निशाने पे लगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपका सोल्व ना हो। बहुत सारे क्वेश्चन आज के सेशन से सोल्व होंगे। आप खुद मेरे को जल्दी से कमेंट करके एक बारी बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा आज का सेशन के नहीं लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, और आपको खुद एक फील आई कि भैया मेरे को हाँ सच में इससे कुछ ना कुछ हासिल हुआ है। आज आपने अपना टाइम यूटिलाइज किया, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आपको 1% भी डाउट है हमारे इस सेशन पे, तो मैं आज आपको दावा कर रहा हूँ, आज आपने देख लिया ना हमारा पूरा का पूरा सेशन, एक बार पिछले 5 साल के पेपर खोलो और जल्दी से लगाने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ आप सभी क्वेश्चन लगा डालोगे भाई मेरे, आपको देखिए याद होंगे। अभी आज आप प्रूव कर सकते हो इस चीज को कि मेरा पढ़ाया आपको याद रहा कि नहीं रहा। आपने सिर्फ सुना होगा। अभी मैंने बोला था कि नोट्स मत बनाना, नोट्स के लिए अगर आपने 1000 लाइक दिया तो मैं करवा दूंगा, तो वो सब एक अलग चीज है। सिर्फ आपने सुना है। आज आप जाइए और प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल के पेपर लगा लो, एक बारी एसएससी के निकालो, और आप सभी क्वेश्चन खुद कर डालोगे, और उसके बाद पीछे मैच करके देख लेना। अगर यकीन नहीं होता तो ये आज प्रैक्टिकली करके देखो दोस्त एक बारी, तब तो किसी टीचर की वैल्यू पता लगेगी, नहीं तो काहे की वैल्यू, घंटा वैल्यू पता लगेगी। फिर करके देखना, आज अभी करके देखना, और ये चीज आज प्रूव हो जाएगी इसके बाद कि हाँ आज आपको याद करवा दी है मैंने क्लास के अंदर चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें याद करवाई हैं, कुछ नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर आज आपको कन्विंसमेंट हो रही कि हाँ सच में हम वो चीज़ लेके आए हैं GS 2.0 के अंदर, तो आज इसके अंदर आप एनरोल कर लीजिए। बहुत जल्द इसके अंदर ये सारे के सारे सेशन और इसके अलावा बहुत सारी अपडेशंस यहाँ पे डाली जाएंगी, और बुक भी बहुत जल्दी आने वाली है। तो मतलब आप रेडी रहिए। अब मैंने इस बार बेड़ा उठा लिया कि इस बार आपका सिलेक्शन करवाऊंगा तो करवाऊंगा। बोला मैंने जब कि 22 से 23 क्वेश्चन हमारे कंटेंट से फंसेंगे, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। एक भी चीज़ को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आ सकती है, जो पहले आ सकती है वो तो डाली रखी है, जो आगे आ सकती है वो भी डाली है। हिंदी में भी करवाने की कोशिश करूंगा। नोट्स मैंने हिंदी में डलवा दिए, मॉक टेस्ट हिंदी में डलवा दिए हैं, बहुत जल्द और भी चीज़ें डलवा देंगे। करंट अफेयर इसके अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरे का पूरा स्टैटिक भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्टैटिक की क्लास हिंदी में भी डलवा दी है सारी की सारी, और निमोनिक्स के साथ है सारे का सारा स्टैटिक्स। आपको कहीं और स्टैटिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें वीडियोज़ भी मिल रही है, मॉक टेस्ट सारे के सारे मिल रहे हैं, डेली टारगेट्स हम बहुत जल्दी इसके अंदर स्टार्ट करने वाले हैं, PDFs सारी की सारी हम दे रहे हैं। आपको कोई नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल सब्जेक्ट्स मैं खुद पढ़ाऊंगा। MCQ सारे के सारे मेंस लेवल तक के आपको दिए जाएंगे। 1199 में ये 12 मंथ के लिए है, और 1299 में 18 मंथ के लिए है। लेकिन अगर आप कूपन कोड राम यूज़ करेंगे, राम का नाम बस इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपका बेड़ा पार हो जाएगा, तो आपको बहुत तगड़ा ऑफ भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने जीवी कक्षा ऐप का लिंक दिया है, वहाँ जाके इसको अप्लाई करके अपना कोर्स आप आज ही ले सकते हैं। और मैंने जैसे कि आप लोगों को कमिटमेंट कर रखी है कि जितने भी मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो मैं ये पढ़ा ही रहा हूँ ताकि वो बच्चे भी पढ़ पाएँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये मत बोलना प्लीज़ मेरे को कि भैया अब मैं इसको पूरा का पूरा यूट्यूब पे हमेशा के लिए डाल दूं। ये मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। ये पेड सेशन है, ये मैं वैसे भी नहीं डालने वाला था, कभी भी नहीं डालने वाला था। ये मैंने इसलिए डाल दिया कि वो लोग भी पढ़ पाए जिनके पास पैसे नहीं है कम से कम। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो इस बैच को जरूर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जीवी कक्षा ऐप का लिंक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप फुल हमेशा करके रखिएगा। हर वीडियो को फुल सपोर्ट दोगे तो और नेक्स्ट सेशन हमारा जरूर आएगा। ओके गाइज, बाय बाय।